तो एक बार सब लोग बता दो, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस। ओके। यस, तो विजिबल है। देखो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं पीडीएफ खोल लूँ जो आज हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ होंगे? अब देखो, आज हम लोग नेटवर्किंग कवर करेंगे एंड मैं आप लोगों को इतनी नेटवर्किंग कवर करवाऊंगा जितनी नेसेसरी है। मींस कि आपको एज अ पेन टेस्टर जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी, ठीक है। इसके बाद मैं तुमको और भी रिसोर्सेज दूंगा लर्न करने का, ठीक है। एक मिनट। एंड हाँ, ये तुम लोगों को बेसिकली, ठीक है, चलो रुको बताता हूँ, बाद में बताऊंगा क्लास के एंड में। ओके। सो अभी देखो, नेटवर्क किसको कहते हैं? हम लोग नेटवर्किंग कह तो देते हैं कि नेटवर्किंग सीखना जरूरी है, बट एज अ हैकर हमको नेटवर्क में डिफरेंशिएट भी करना आना चाहिए, ठीक है। कि एक्चुअल में हम लोग नेटवर्क किसको कहते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है नेटवर्क मल्टीपल थिंग्स कहते हैं। आपका खुद का एक नेटवर्क हो सकता है, जैसे कि आप लोग नए नए लोगों से मिलते हो, उनके बारे में जानते हो, तो वो भी आपका एक नेटवर्क है। बट अगर इंटरनेट की वर्ल्ड में बात करें कि नेटवर्क क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, ये जस्ट एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो कि तुमको इजीली समझ आएगा। तो इसमें मैंने बताया है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज लोकेटेड और प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क नोड्स। Computers are common communication protocols over digital interconnection to communicate with each other। यानी कि जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो एक सेट ऑफ कंप्यूटर्स के साथ बना होता है। यानी कि मान लो कि एक बड़ा सा नेटवर्क है, वहां पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं। तो वो मल्टीपल कंप्यूटर्स क्या है? सेट ऑफ कंप्यूटर्स। क्योंकि वहाँ पे सेट ऑफ कंप्यूटर्स में कितने, 5, 10, 15, 20 कंप्यूटर्स आ रहे हैं जो कि आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कह सकते हो कि एक नेटवर्क हो गया। अब नेटवर्क नोड यहाँ पे वो जो रिसोर्सेज वगैरह लोकेटेड है एक दूसरे के होस्ट में, तो यहाँ पे वो प्रोवाइड करा जा रहा है नेटवर्क नोड्स के द्वारा। अब नेटवर्क नोड्स क्या होते हैं? ये नोड्स, ये जो कीवर्ड है नोड्स, ये बेसिकली स्पेसिफाई किया गया है किसी भी कंप्यूटर डिवाइस के लिए, ठीक है। ये नेटवर्क में कोई भी डिवाइस हो तो उसके लिए हम लोग इसको यूज में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेटवर्क में कोई भी डिवाइस हो, फिर चाहे वो विंडोज हो, लिनक्स हो, मैक हो, एंड्रॉयड, आईओएस, एनीथिंग, वो एक नोड है, ठीक है। एज अ नेटवर्क के टर्म में अगर हम बोले, नेटवर्किंग के टर्म में, तो वो एक नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे वही सारा चीज बताया है कि जो कंप्यूटर है वो एक कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करते हैं, ठीक है। अब वो कॉमन प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं वो हम आगे जानेंगे, जिनके थ्रू यहाँ पे डेटा ट्रैवल कर रहा होता है। एंड एंड में मेरे मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बताता हूं मैं। अब देखो, अगर हम यहाँ बात करें कि आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस कह सकते हो काफी वो चीज, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए इंटरनेट पे। क्यों इंपॉर्टेंट है बताता हूँ। क्योंकि आप खुद सोचो कि अगर आपके डेटा को यही नहीं मालूम होगा कि चलना कहाँ से है और पहुंचना कहाँ पे है, तो वो डेटा पहुंचेगा कैसे? मान लो जैसे कि आज आप लोग जो चैट्स वगैरह कर पा रहे हो वो हो ही नहीं पाते, वीडियोस वगैरह शेयर कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो ये सारी चीज हो ही नहीं पाती। आप सोच रहे हो कि यूजर नेम है, हम लोग यूजर नेम से कर लेते ना। यूजर नेम के बैकएंड पे जाओगे तो वो भी आईपी से कम्युनिकेशन कर रहा है। मान लो कि अगर आप लोगों के पास आईपी नहीं होती रियल लाइफ में, ठीक है, तो रुको, तो यहां पे क्या होता कि आप लोग
बेसिकली कुछ कर ही नहीं पाते। अगर आपका इंटरनेट में आईपी नहीं एग्ज़िस्ट करता, ना आप लोग चैट कर पाते, ना आप लोग बेसिकली ऑनलाइन रील्स वगैरह देख पाते, नथिंग, ठीक है? नथिंग। तो ये महत्व है आईपी का, आज के टाइम पे। 1 मिनट पेन ओपन कर लूँ मैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो आईपी होता है ना हमारा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ये। क्योंकि मान लो कि ये काम कैसे करता है, ठीक है? जैसे कि हमारा जो डेटा ट्रैवल हो रहा होता है, वो एक्चुअल में काम कैसे करता है, हम समझते हैं अभी उसको। मान लो कि आपका एक ये आप हो ये, ठीक है? और ये है आपका दोस्त, जिसको आप भर-भर के रील भेजते हो, ठीक? ओके, 1 मिनट। तो मान लो कि अगर इंटरनेट पे आईपी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, सबको मालूम है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है? आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आईपी एड्रेस बोलते हैं। तो अब आईपी एड्रेस में भी मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जो कि हम अभी आगे जानेंगे, देखेंगे, एंड कब कहाँ पे यूज़ होता है, वो भी बताता हूँ मैं। लेकिन बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई भी ए डिवाइस को अगर बी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है इंटरनेट में, तो वो आईपी के थ्रू होगा। ना कोई यूजर नेम काम करेगा, ना कोई यूआईडी काम करेगा, ना कोई अकाउंट काम करेगा, नथिंग। अगर आप एक बार को देखोगे भी, अगर मान लो कि जैसे कि अभी यहाँ पे हम लोग गूगल मीट में बैठे हैं, ठीक है? मैं अपने अकाउंट से आया हूँ, साहिल अपने अकाउंट से आया है, शिवम अपने अकाउंट से आया है, भैया अपने अकाउंट से आए। तो यहाँ पे ये सारा कम्युनिकेशन हो तो रहा है, बट यहाँ पे हमारा अकाउंट यूज़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे मेन चीज़ जो यूज़ हो रही है हमारा आईपी, क्योंकि हमको मालूम है, ठीक है, कि कहाँ पे सब लोग आके मिलेंगे। क्योंकि अगर ये जो लिंक है इसका भी एक आईपी जनरेट हुआ है और यही टारगेट एड्रेस पे हमको कलेक्ट होना था। तो इसीलिए जब भी आपको एक-दूसरे से कम्युनिकेशन करना रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग आईपी के थ्रू करते हैं, आईपी एड्रेस, ठीक है? तो यहाँ पे आईपी एड्रेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनेट में, आपकी आइडेंटिटी शो करने के लिए। अब आईपी एड्रेस होता है जो, वो आपकी आइडेंटिटी बताता है, क्योंकि आपको भी मालूम है, अगर मान लो कि आप लोग जैसे कि अपने रिलेटिव के घर जा रहे हो, तो आपको कैसे मालूम कि उनका घर वहाँ पे ही है ना? क्योंकि आपको मालूम है उन्होंने एड्रेस आपको बताया है, रियल वर्ल्ड का एड्रेस बताया आपको। सेम गोज़ विथ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस भी क्या होता है कि आपका एड्रेस बता देता है। यानी कि ये डिवाइस कहाँ पे लोकेटेड है वो भी बता देता है। ठीक है? कौन-सा डिवाइस है, कहाँ पे लोकेटेड है एंड कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहा है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे आईपी एड्रेस इतना इम्पोर्टेंट होता है फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ओके। अब देखो आईपी एड्रेस में कुछ और भी चीजें होती हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आईपी एड्रेस बहुत लोग जानते हैं, बट क्या आप लोग जानते हो कि आईपी एड्रेस के मतलब एक पूरा कंप्लीट आईपी एड्रेस किन किन पार्ट से मिलके बनता है, उसके एक पार्ट को क्या कहते हैं? ठीक है? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ बेसिकली। जैसे कि मान लो कि आईपी एड्रेस, अगर मैं जैसे कि यहाँ पे देखूं अपना आईपी एड्रेस, 1 मिनट मैं थोड़ा इसको, अगर मैं आईएफ कॉन्फ़िग करता हूँ, मेरे को आईपी एड्रेस जानना है अपना, राइट? तो यहाँ पे अगर आप आईनेट को देखोगे, तो यहाँ पे ये 192.168.29.50, राइट? तो अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली ये मेरा आईपी एड्रेस है, IPv4, ठीक है? अब IPv4, IPv6 2 टाइप के होते हैं, यानी आईपी का वर्जन 4 और आईपी का वर्जन 6। अब दोनों में क्या डिफरेंस है और IPv6 को क्यों लाया गया, मैं बताता हूँ, ठीक है? तो ये मेरा आईपी है। तो अब यहाँ पे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस आईपी को इलैबोरेट करो आप लोग, कि मतलब इसके बारे में बताओ कि ये क्या है और इसके एक पार्ट को क्या कहते हैं, ठीक है? एंड इसका एक पार्ट क्या-क्या चीज़ को दर्शाता है। तो देखो, यहाँ पे हर एक पार्ट को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, ठीक है? आईपी आईपी के एक पार्ट को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, यानी कि
4 ऑक्टेट से मिलके एक कंप्लीट आईपी एड्रेस बनता है, ठीक है? अब अगर मैं बोलूँ कि इसको इलैबोरेट करो, ठीक है? तो यहाँ पे जो इसका 192 वाला पार्ट है, ये इसका क्लास डिफाइन करेगा, क्लास, ठीक है? फिर 168 ये इसका डिफाइन करेगा कंट्री, कंट्री। फिर 29 इसका डिफाइन करेगा या इलैबोरेट करेगा सबनेट, सबनेट। फिर जो 50 है वो इलैबोरेट करेगा होस्ट, होस्ट, ठीक है? होस्ट इन द सेंस कि यहाँ पे होस्ट से मतलब कि कौन सा टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज में ले रहा है, उसका क्या नाम है एंड ऑल एक्सेट्रा, ठीक है? क्योंकि अभी जब हम लोग रिकॉन देखेंगे तो आप लोग सिर्फ आईपी की मदद से ये पता लगा सकते हो कि टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, क्या वर्जन है एंड उसके बारे में और भी फर्दर डिटेल्स को, ठीक है? दैट्स व्हाई जो ये लास्ट पार्ट होता है ये होस्ट की इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा होता है। दैट्स व्हाई हम लोग आईपी की हेल्प से सिर्फ होस्ट का इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये होता है। अब देखो यहाँ पे आईपी एड्रेस के क्लासेस भी होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस होते हैं। अब अगर आप बात करोगे कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपका कौन सा क्लास का आईपी है, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल क्लास के आईपी होते हैं। एक मिनट, बट एक ओके, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ई, एफ यहां तक जाता है, ठीक है? बट जो हमारे यूज में आता है वो सिर्फ क्लास ए, बी, सी, डी ये यूज में होता है। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका जो क्लास है वो कौन से कैटेगरी के अंदर में आता है, ठीक है? तो चलो ये भी बता देता हूं मैं। मान लो कि अभी जैसे कि जो क्लास ए होता है, क्लास ए, ठीक है? ये 1 to 126, 126, ठीक है? ये क्लास में आता है। मतलब क्लास ए में 1 से लेके 126 के बीच के आईपी एड्रेस आते हैं, यानी कि यहाँ पे जो हमने क्लास को मेंशन किया ना, यहाँ पे ये 1 से 126 के बीच में होगा। तो वहां पे आप समझ जाओ कि वो क्लास ए का आईपी है। फिर बात कर लेते हैं क्लास बी। क्लास बी के आईपी को आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 120, ठीक है? तो अब क्लास बी में यहाँ पे 128 से 191 तक होगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ जाओ, अगर 128 से 128 से स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाओ, और 192 के 191 के बीच में है तो वो क्लास बी का आईपी है। एंड जो अब मैं बताने वाला हूँ क्लास सी, यानी कि जो मेरा आईपी है वो भी क्लास सी का आईपी है। क्लास सी ये 192 और 223, यानी कि 192 से लेके 223 तक के जो आईपी हैं वो कह सकते हो क्लास सी के अंदर आते हैं। अब क्लास डी के अंदर कहां से आते हैं? 224 से लेके 239, 239, ठीक है? ये होते हैं हमारे क्लासेस आईपी एड्रेसेस के। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि कौन सा क्लास है आईपी का। एंड यहाँ पे अब देखो क्या है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आईपी एड्रेस जितने भी होते हैं वो कह सकते हो कि एक ऑक्टेट से मिलके बने होते हैं। तो जो एक ऑक्टेट होता है ना, वन वन ऑक्टेट इक्वल्स टू 255 वैल्यू, वैल्यू यानी कि 255 रेंज वैल्यू। रेंज वैल्यू मीन्स कि जो ये 192 है ये 255 तक भी पहुंच सकता है। 1 से 255 तक इसको यूज में लिया जा सकता है। ओके, और सेम गोज दिस, दिस एंड दिस। ओके, तो यहाँ पे हर एक ऑक्टेट की वैल्यू 1 से 255 के बीच में ही रहेगी, ना इससे ज्यादा जाएगी ना इससे कम जाएगी।
ठीक है? 1 रहेगी या 255 के अंदर रहेगी, ठीक है? तो ये कह सकते हो कि हमारा आईपी एड्रेस का आईपी एड्रेस की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे भी सेम वही चीज़ मैंने लिख रखी कि द इंटरनेट प्रोटोकॉल सॉरी, अब देखो जो आईपी होता है ना, वो नेटवर्क लेयर में कम्युनिकेशन होता है। अब नेटवर्क लेयर आप लोगों को मे बी अभी ना मालूम हो, जिन्होंने नेटवर्किंग आगे पढ़ी हो, उनको मालूम होगी कि जो नेटवर्क लेयर है, वो क्या है। एक क्लास की भी वैल्यू 250, हाँ, हाँ, क्लास की भी वैल्यू वो 250 तक जा सकती है, बट फिर वो फर्दर क्लासेस की और आगे जाने लगती है ना, जैसे कि ई एफ इन सब की। बट हम लोग सिर्फ ए बी सी डी ये यूज करते हैं, ठीक है। क्लास बेसिकली आपकी आईपी को डिफाइन करता है कि लाइक बेसिकली होता कुछ नहीं, जस्ट इससे आपको मालूम चल जाता है कि आपके कौन से क्लास की आईपी रिसीव कर रहे हो। ओके, सो जस्ट एक मिनट। चलो, तो ये हो गया। अब देखो, नेटवर्क लेयर, ये कह सकते हो कि जो नेटवर्क लेयर है ये ओएसआई मॉडल का पार्ट है। अभी ओएसआई मॉडल में आपको बताऊंगा, पूरा समझाऊंगा कैसे ये काम करता है। एंड यहाँ पे ये जो लेयर्स होती हैं, इन पे अपनी अपनी चीजें डिवाइडेड रहती हैं। यानी कि नेटवर्क लेयर अपने लिए कुछ काम कर रही होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर अपने लिए, फिजिकल लेयर अपने लिए, डेटा लिंक अपने लिए। एंड ऐसी मल्टीपल लेयर्स होती हैं जो अपने अपने काम कर रही होती हैं। एंड इन्हीं से पूरा एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है, पूरा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब हर एक लेयर पे अपनी अपनी चीजों को यूज में लिया जाता है, अभी बताऊंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने जस्ट वही सारी चीजें बताई हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ी, ठीक है। वन पार्ट ऑफ आईपी एड्रेस नोन एज ऑक्टेट एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, द थर्ड पार्ट ऑफ दिस नोन एज सबनेट, द लास्ट वन इज नोन एज होस्ट एड्रेस। इवन मैंने यहाँ पे आपको पहले और दूसरे भी पार्ट बता दिए, यानी कि पहला जो होता है वो क्लास क्लास डिफाइन करता है, दूसरा जो होता है वो कंट्री डिफाइन करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज मैंने आपको बता दी है। आईपी आप लोगों का आपको मालूम चल गया आईपी अब। ओके। हम्म, अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस आ गया हमारे। यानी कि अब देखो यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक, डायनेमिक, IPv4, IPv6, IPv4, IPv6। अब ये सारे इनका काम क्या है, ठीक है। तो अब सबसे पहले समझो पब्लिक आईपी का क्या काम है। अब पब्लिक आईपी is an IPv4 address that is reachable from the internet. That means कि एक IPv पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो मैटर नहीं करता है, IPv4 हो IPv6, ये दोनों ही हो सकता है, ठीक है। पहले के टाइम पे IPv4 रहता था, बट जब IPv4 की किल्लत हुई, यानी कि इसकी कमी पड़ने लग गई इंटरनेट पे, तो IPv4 को कह सकते हो इंट्रोड्यूस करवाया गया। ओके, दैट्स इट। एंड ये जो पब्लिक आईपी होता है, आप इनको एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट में कहीं से भी। क्योंकि अगर मान लो कि जैसे कि ये जो वेबसाइट है, ये भी कह सकते हो कि एक IPv4 पे होस्टेड है। एंड ये जो है बेसिकली कहीं से भी बैठ के आप इसको एक्सेस कर सकते हो। दैट मीन्स ये एक पब्लिक आईपी पे होस्टेड है, नॉट ए प्राइवेट आईपी। बट इन केस जैसे कि आप लोगों ने देखा, ये मेरी प्राइवेट आईपी है, ठीक है, क्योंकि ये डब्ल्यू लैन में यूज हो रही है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो, ब्राउज़र में एक्सेस करने का ट्राई करो, नहीं खुलेगा ये, ठीक है। डाउट्स वगैरह मैं एंड में क्लियर कर दूँगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे पूछते जाओ, एंड में मैं क्लियर करता हूँ डाउट। तो यहाँ पे जो पब्लिक आईपी होती हैं, जितनी भी वेबसाइट्स वगैरह या कुछ भी इंटरनेट पे जो आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है, वो पब्लिक आईपी पे काम कर रहा होता है। फिर बात करते हैं प्राइवेट आईपी। अब प्राइवेट आईपी इज अ रेंज ऑफ नॉन इंटरनेट फेसिंग आईपी एड्रेस यूज्ड इन एन इंटरनल नेटवर्क। दैट मीन्स कि जो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है, वो रेंज होता है नॉन इंटरनेट फेसिंग आईपी एड्रेस का, यानी कि वो ऐसी आईपी एड्रेस जो इंटरनेट को फेस नहीं करते, यानी कि वो लोकल एरिया नेटवर्क पे ही यूज हो रहे होते हैं या इंटरनल नेटवर्क पे ही यूज हो रहे होते हैं। ना आप उनको बाहर से एक्सेस कर सकते हो, ना कैसे
इंटरनल नेटवर्क पे हो तो एक्सेस कर पाओगे, बट बाहर से एक्सेस नहीं कर पाओगे, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हो पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं जब भी कहीं भी हमको। तुम लोगों ने सुना होगा ना कि अगर किसी प्राइवेट डिवाइस को हैक करना है तो हमको पोर्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वो प्राइवेट आईपी है, और लेकिन अब दोनों में से किसी एक को पब्लिक जाना पड़ेगा अगर हैक करना है तो। ठीक है? तो जो हैकर होता है वो पब्लिक जाता है। फिर अभी बात करते हैं हम लोग स्टैटिक आईपी एड्रेस। A static IP address is a 32-bit number assigned to a computer as an address on the internet. This number is the form of dotted square, and it typically provides an internet service provider. An IP address act as a unique identifier for a device that connect with a internet। यानी कि देखो अब स्टैटिक आईपी क्या होते हैं? स्टैटिक आईपी मतलब कि एक परमानेंट आईपी। ठीक है? अब ये जरूरी नहीं हो कि स्टैटिक आईपी कह सकते हो कि प्राइवेट आईपी हो, पब्लिक आईपी भी हो सकती है, बट आपको पब्लिक आईपी बनानी पड़ती है स्टैटिक। लेकिन जो प्राइवेट होती है वो स्टैटिक होती है। जैसे कि मान लो कि मेरे को अभी ये मिल गया है, कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे मेरे को ये मिल गया आईपी एड्रेस। ठीक है? यहाँ पे ये आईपी एड्रेस मिल गया है, तो मेरा यही रहेगा, भले मैं कितनी बार भी रिस्टार्ट कर लूँ वाईफाई, कितनी बार भी सिस्टम को रिस्टार्ट कर लूँ, ये आईपी मिल गया तो मिल गया है। ओके? अब सेम गोज़ विथ कि अगर मान लो, और ये जो आईपी होते हैं ये आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड होते हैं हमारे। आईएसपी कौन होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जिसका आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। ओके? अब आप सोच रहे होगे कि जैसे कि बेसिकली एयरटेल, जियो, ये सारे भी क्या आईएसपी हैं? आईएसपी हैं, बट प्रॉपर आईएसपी नहीं है, क्योंकि ये भी इंटरनेट किसी और से खरीद रहे होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी जो होती है वो मोस्ट प्रोबेबली लोकल एरिया नेटवर्क की होती है, या लोकल आईपी होती है। ठीक है? प्राइवेट आईपी होती है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको मालूम चल गया अब स्टैटिक आईपी क्या होता है। स्टैटिक आईपी वो जो चेंज नहीं होती है। ठीक है? अब बात करते हैं डायनेमिक। डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है? अ डायनेमिक आईपी एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस दैट चेंज एंड कैन डू सो एट एनी टाइम when connected to to a network. Your ISP or DHCP server automatically assign your IP address from a pool of potential addresses. This protocol works as a large percentage of customer don't require the same IP address all the time। यानी कि देखो, डायनेमिक आईपी में क्या होता है कि बेसिकली ये जो आईपी एड्रेस होती हैं, इसमें क्या होता है कि ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग एनोनिमिटी सेटअप करते हो, तो आप लोग प्रेफ़र करते हो डायनामिक आईपी एड्रेस, ताकि आपके आईपी चेंज होते रहे और आपका आईएसपी भी चेंज होता रहे। ठीक है? और आईएसपी में जो डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया गया है, वो भी चेंज होता रहे, ताकि आपको ट्रेस ना कर सकें एक बार में। टॉर नेटवर्क पे जाओगे, तो उसमें भी 4 लेयर ऑफ आईपीज़ रहती हैं। ठीक है? जो कि आप लगातार चेंज कर सकते हो, टॉर सर्विस को, टॉर सर्वर को रिस्टार्ट करके, राइट? तो यहाँ पे सेम ऐसा कुछ यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे डीएचसीपी क्या होता है? बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये आपके राउटर में भी लगा रहता है ये प्रोटोकॉल, ताकि आपके होस्ट को कॉन्फ़िगर किया जा सके और उसको एक आईपी प्रोवाइड किया जा सके। डीएचसीपी का काम है आपके डिवाइस को कंट्रोल करना, कंट्रोल नहीं, बेसिकली आपको, आपके डिवाइस को एक आईपी को असाइन करना डीएचसीपी का काम होता है। इतना जान लो। आईएसपी जैसा काम है इसका भी। ओके? तो अब ये डायनेमिक आईपी काम कैसे करती है? ठीक है? अब मैं इसको एक बेटर वे में समझाता हूँ आपको। हाँ, मैं बताता हूँ, सब चीज़ बताऊँगा, तुम लोग पूछते रहो। ठीक है? यहाँ पे पूछते रहो सारा चीज़। ओके। सो अब मान लो कि एक आईएसपी है,
एंड इसके पास 5 आईपी एड्रेस हैं, ठीक है? 5 आईपी एड्रेस हैं एंड मान लो कि यहाँ पे 3 डिवाइस हैं, एक ये है जिसको आईपी चाहिए, एक ये है एंड एक ये है। तो मान लो कि इसने एक आईपी इसको असाइन कर दी, एक आईपी इसको असाइन कर दी, एक आईपी इसको। चलो 2 डिवाइस और बना देते हैं, एक इसको असाइन कर दी एंड एक इसको असाइन कर दी। तो अब यहाँ पे खेल क्या होता है डायनेमिक में कि ये 5 आईपी थी, 5 डिवाइस ने कंज्यूम कर ली। तो अब क्या लगता है तुमको कि पाँचों के पास जो आईपी इस बार गई है, क्या अगली बार भी वही जाएगी? नहीं, अगली बार चेंज हो जाएगी। अगली बार क्या होगा कि जो आईपी इसको मिली है, वो मे बी इसको मिल जाए या इसको मिल जाए, या जो इसको मिली है, वो इसको मिल जाए या इसको मिल जाए। तो यहाँ पे ऐसा होता है, डायनेमिक में क्या होता है कि आईपी आपको कभी भी एक आईपी नहीं मिलती, चेंज हो जाएगी। जब भी आप न नेटवर्क को रीस्टार्ट करोगे, चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो आपको बेस्ट वे है कि अगर आपको पता लगाना है कि आपका स्टैटिक है डायनेमिक, राउटर लगा है, जाओ वहाँ पे ऑफ करो, फिर स्टार्ट करो और फिर वहाँ पे जाके देखो कि आपका जो आईपी है वो चेंज हुआ कि नहीं। चेंज हो गया तो डायनेमिक है। ये पब्लिक आईपी में चेक करना, ठीक है? प्राइवेट आईपी में नहीं। प्राइवेट आईपी में भी होता है बट प्राइवेट आईपी बहुत रेयरली होता है। प्राइवेट आईपी में ना के बराबर होता है, पब्लिक आईपी में वो होता है, ठीक है? तो आप लोग, अगर आपको ये जानना है कि आपका पब्लिक आईपी क्या है, तो आप लोग जस्ट इंटरनेट पे जाओ, लिख दो व्हाट इज माय आईपी एंड यहाँ पे तुमको देखने को मिल जाएगा कि तुम्हारा आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है। सो वेट करो, दिखाता हूँ। मेरा इंटरनेट थोड़ा इश्यू चल रहा है, दैट्स व्हाई। तो अब यहाँ पे तो मेरे को सीधा शो नहीं किया, बट यहाँ पे देखो ऊपर मेरे को शो कर दिया योर आईपी एड्रेस इज दिस एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो अब यहाँ पे कह सकते हो ये मेरा आईपी एड्रेस है। तो अब मेरे को मालूम चल गया ये मेरा IPv4 एड्रेस है, पब्लिक। पब्लिक है और डायनेमिक है, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आईपी एड्रेस है मेरा पब्लिक, ठीक है? तो मान लो कि जैसे मैं राउटर को रीस्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे कुछ और आईपी मिल जाए मेरे को, ठीक है? कुछ भी मिल सकता है, ये तो सेम रहेगा बट इसमें अलग हो जाएगा या इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है? तो इन दोनों में कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। सम ऑफ द टाइम्स कई बार ये भी चेंज हो जाता है, ठीक है? बट ये दोनों चेंज नहीं होंगे, बहुत रेयरली होंगे। बट अभी जैसे कि देखो मेरे को यहाँ पे लखनऊ बताया है, अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि आप लोग जब देखते हो, आप लोग कहीं और के होते हो बट आप लोग अपना आईपी चेक करते हो तो वो कहीं और का बताता है। तो वो वहाँ का आईएसपी यूज़ कर रहा होता है, ठीक है? और वहाँ का जब आईएसपी यूज़ करेगा तो ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर, ठीक है? अगर मेरा जैसे कि आप लोगों ने देखा लोकेशन, मैं यहाँ लखनऊ में रहता हूँ, तो यहाँ पे लखनऊ में रहता हूँ, तो मेरे को ये वाला आईपी असाइन हुआ है क्योंकि कंट्री के अंदर कहाँ पे आप रह रहे हो, वो ये वाला कह सकते हो ऑक्टेट डिफाइन करता है। तो सेम गोज़ विथ, अगर मैं लखनऊ पे हूँ, अगर मेरे को मुंबई का मिल जाए, महाराष्ट्र का मिल जाए, तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि वहाँ का वो आईएसपी यूटिलाइज़ कर रहा है। तो इसीलिए आईपी में ये कह सकते हो चेंजेस होते रहते हैं डायनामिक आईपी में। तो आपको जानना है क्या है कि अगर आपका डायनामिक है या स्टैटिक है, तो आप लोग सिंपल बेसिकली जाओ व्हाट इज़ माय आईपी सर्च करो, आपने एक आईपी को नोट किया, सेव कर लो, सिस्टम को ऑफ करो, वापस से रीस्टार्ट करो एंड फिर से चेक करो व्हाट इज़ माय आईपी, फिर वहाँ पे देखो चेंज हुआ कि नहीं। नहीं हुआ दैट मीन्स आपके पास स्टैटिक आईपी है। चेंज हो गया दैट मीन्स आपके पास डायनामिक आईपी है। डायनामिक आईपी आपको एनोनिमस रहने में हेल्प करेगी, बट स्टैटिक आईपी आपको हेल्प करेगी, आपको पोर्ट फॉरवर्ड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दैट्स व्हाई और जब भी हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब भी पोर्ट फॉरवर्ड करते हैं तो हमारी एक स्टैटिक आईपी बन जाती है, यानी कि ऐसी आईपी जो चेंज नहीं होती है, उसको आप ही यूज में ले सकते हो किसी पर्टिकुलर पोर्ट में। तो इसीलिए हम लोग अपनी आई जो डायनेमिक आईपी होती है उनको स्टैटिक बनाते हैं, बट स्टैटिक आईपी में ट्रैक भी हो जाते हैं। दैट्स वाई कि इसमें बहुत वो सारी चीजें रहते हैं। क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, एक मिनट, क्वेश्चन तो बहुत सारे आ गए हैं कि, ठीक है, क्लासेस से क्या होता है? देखो, क्लासेस से अब बेसिकली
यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें तुमको मालूम चलेंगी। इवन तुम्हारा आईपी का क्लास मालूम चलेगा कि कौन-सा क्लास है तुम्हारे आईपी का। इवन अब आईपी हमको मालूम है, तो अब हमको ये भी मालूम चल जाएगा कि नेटवर्क आईडी क्या है, फिर होस्ट आईडी क्या है एंड फिर नंबर ऑफ टोटल नेटवर्क्स या होस्ट जो कि उस पर्टिकुलर क्लास में कनेक्ट हो सकते हैं। या कह सकते हो कि जैसे कि मल्टीकास्टिंग, ओके। तो इन ये सारी चीज़ें होती हैं जो तुम पता कर सकते हो, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब मान लो जैसे कि क्लास ए की आईपी होती है, वो लार्ज नंबर के लिए यूज़ में ली जाती है। मतलब क्लास ए का आईपी जो होता है, वो क्यों यूज़ में लिया जाता है? ताकि एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर सकें। कंपनी वगैरह जहाँ पे भी तुम जाओगे, तो वहाँ पे जितने बड़े-बड़े कंपनीज़ होंगे, बैंक सर्वर्स होंगे, तो तुम वहाँ पे जाके देखोगे क्लास ए की आईपी यूज़ में ले रहे होंगे, ठीक है? और मान लो कि बेसिकली जैसे कि कहीं पे क्या बताऊँ? अब मोस्ट ऑफ द जैसे कि तुमने यहाँ पे देखा कि मेरा क्लास सी का आईपी एड्रेस है। यहाँ पे क्लास सी का आईपी एड्रेस क्यों है? ये क्लास सी आईपी एड्रेस तब यूज़ होता है जब छोटा नेटवर्क होता है। एक छोटा मेरे मेरे यहाँ पे एक छोटा-सा नेटवर्क है जिसमें मेरा एक लैपटॉप है, एक मेरा फ़ोन है, मम्मी का फ़ोन है, पापा का फ़ोन है, मेरी बहन का फ़ोन है एंड फिर उसके बाद मेरे एक टीवी कनेक्टेड है। ठीक है? तो एक छोटा-सा नेटवर्क है। तो छोटे नेटवर्क में क्लास सी को यूज़ में लिया जाता है। फिर अगर क्लास डी की बात करें, तो यहाँ पे कह सकते हो क्लास डी में बेसिकली आपको मल्टीकास्टिंग सपोर्ट रहेगा, ठीक है? एंड क्लास बी का 1 मिनट मेरे को क्लास बी का मेरे ध्यान से उतर गए। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा ग्रुप में कि लाइक बेसिकली क्लास बी में क्या होता है, ठीक है? एंड बेसिकली देखो, क्लास ई का मेरे को जहाँ तक याद है, क्लास ई में क्या होता है कि बेसिकली जो एड्रेस की रेंज होती है ना, वो पहले से ही रिजर्व्ड कर ली जाती है, ताकि फ्यूचर के लिए या कोई एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए कि लाइक आपको कुछ समथिंग वो करना हो, ठीक है? एंड वो करना होता है। 127 से स्टार्ट क्यों नहीं होता है क्लास बी में? क्योंकि वो 127 कह सकते हो कि जो ये होता है, ये हमारे लोकल को असाइन कर दिया जाता है। ठीक है? दैट्स व्हाई, क्योंकि अब मान लो कि आप अगर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हो, फिर भी आपको पर्टिकुलर पोर्ट पे आपको कुछ सर्विस को स्टार्ट करना है। लोकल नेटवर्क पे, जो लोकल नेटवर्क होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो लोकल नेटवर्क पे भी स्टार्ट करने के लिए तो तुमको कुछ आईपी चाहिए होगा ना? अब मान लो कि आपको ही मालूम है कि कोई रिसोर्स वगैरह शेयर करना है, अगर मैं आपको एक वेब सर्वर खोल के दे दूँ, तो वहाँ पे आपको बेसिकली क्या कुछ आईपी एड्रेस तो देना पड़ेगा ना वहाँ पे उसको एक्सेस करने से पहले। तो 127 इसीलिए लोकल के लिए असाइन कर दिया गया था कि अगर इंटरनेट कनेक्शन के बिना भी आपको कुछ रिसोर्स वगैरह शेयर करना हो, तो लोकली आप शेयर कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे या वेबसाइट वगैरह, जैसे आप लोग अगर अगर कोडिंग वगैरह जैसे करे होगे, वेबसाइट वगैरह सर्व करते होगे, तो विजुअल स्टूडियो कोड में देखा होगा कि वो लोकल होस्ट पे काम करने लगता है 127 पे। कोई भी पोर्ट 3000, 5000, 8080 किसी पोर्ट पे भी काम कर जाएगा। तो वो क्या है लोकल के लिए असाइन कर जाती है आईपी, ठीक है? ओके, सो कैन वी आइडेंटिफाई अ कंट्री बाय लुकिंग द आईपी एड्रेस? या श्योर, तुम कंट्री का वो किस स्टेट में है, स्टेट इवन सिटी, सिटी के साथ उसका जिप कोड क्या है, वो सब देख सकते हो। उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड इवन दो वो भी देख सकते हो। हाँ गौरव, पूछो क्या हुआ? सर जैसे कि लूप बैक आईपी तो 127.0.0.1 होता है, तो मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा भी 253 एड्रेसेस हम और असाइन यूज कर सकते हैं, या खाली एक ही एड्रेस होता है लूप बैक के लिए जो फिक्स होता लूप बैक के लिए एक ही एड्रेस डिफाइन किया गया है, जो कि है? लोकल एड्रेस अपना। बाकी जो तो जितने भी अनदर एड्रेस हैं वो तो कह सकते हो कि क्लासेस में डिवाइड कर दिए गए हैं। जैसे कि मैं एक आईपी मान के चलो 127.0.0.32, तो वो लूप बैक माना जाएगा या नॉर्मल माना जाएगा? वो लूप बैक ही माना जाएगा। ओए, तो मल्टीपल लूप बैक बना सकते हैं हम एक नेटवर्क में? सॉरी, अरे 1 मिनट यार, ऊपर बहुत काम चल रहा है। हाँ, अभी बोलो। अगर हम मल्टीपल लूप बैक एड्रेसेस असाइन कर सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, मतलब एक अ, सिस्टम के अंदर? इफ यू वांट तुम कर सकते हो, बट मैंने कभी किया नहीं तो मैं बता नहीं सकता। इसका मेरे को करना पड़ेगा एक बार ट्राई, एंड तब करके बता पाऊँगा, क्योंकि मैं भी नॉर्मली लूप बैक के लिए क्या 127 डॉट वही 0.0.1 ही यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, वरना मैं अपनी कोई पर्टिकुलर आईपी को यूज़ में ले लेता हूँ। किसी सबनेट अलग क्रिएट कर लूँगा, समथिंग अलग, जैसे कि मेरा अलग एक्टिव डायरेक्टरी का अलग एनवायरनमेंट है, तो मैंने उसमें अलग से सबनेट क्रिएट एक नेटवर्क बना लिया है।
ओके सर, मतलब मैं यही डाउट था कि जो बचे हुए तो 253 होस्ट हैं उनका यूज होता होगा या नहीं होता होगा उस हाँ, आईपी में। होता है, बिल्कुल होता है। उसको तुम यूज़ में ले सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि यूज़ में ले सकते हो, बट मैंने यूज़ में नहीं लिया पर्टिकुलरली, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है सर। ओके, क्योंकि हाँ, फिर ओके क्लास की भी वैल्यू हाँ, बिल्कुल, हर एक क्लास की वैल्यू बेसिकली वो होती है, बट देखो क्लासेस की वैल्यू कुछ पर्टिकुलर चीज़ तक ही डिफाइन रहती है। यानी कि जैसे कि हम लोगों ने बताया ना कि एक क्लास ए की 1 से 126 तक होती है, ठीक है? बट इसकी वैल्यू 255 तक जा सकती है, इसकी भी 255 तक जा सकती है एंड इसकी भी 255 तक जा सकती है, बट इसकी एक लिमिटेड रेंज में ही रहती है, क्योंकि ये क्लास की है। तो क्लास की भी वैल्यू जो रहती है वो यहाँ पे डिफाइन रहती है, जैसे कि क्लास डी 224 एंड 239 तक होती है, बट हमने तो बोला था 255 तक जाएगी। तो मैंने ये भी बोला था क्लास डी के बाद क्लासेस और भी आती हैं, क्लास डी, क्लास ई, क्लास एफ भी आते हैं, तो उनके अंदर 255 तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? और फिर तुम यहाँ पे देख सकते हो 1 से चला क्लास ए में 1 से चला, क्लास ई, एफ में जाके रुका 255 तक, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पहुँचता है, बट वो अलग-अलग क्लासेस में वो कर दिया गया है। लोकल होस्ट एड्रेस होता है? हाँ, अच्छा ओके। ठीक है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड बाय सीइंग द आईपी एड्रेस व्हिच कंट्री? देखो ये देखो तुम पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये ना तुमको फिर इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में फर्दर पढ़ना पड़ेगा, आईपीज़ के हेडर्स को पढ़ना पड़ेगा, उसको एनालाइज़ करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा तुमको थोड़ा दिमाग घिसना पड़ेगा और उसमें फिर थोड़ा वो भी हो जाएगा। तो इसीलिए ये कैसे खरीदते हैं वो अलग कहानी है, वो कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी के लिए जस्ट इतना ही समझ लो कि ये लोग भी ना आईपी कहीं से खरीदते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कह सकते हो कि तुम जिस किसी भी वेबसाइट पे जाके वो आईपी एड्रेस पेस्ट कर दोगे, तो वहाँ पे तुमको मालूम चल जाएगा। बट वो आईपी जो होता है वो प्राइवेट आईपी नहीं होना चाहिए, पब्लिक आईपी होना चाहिए, मेक श्योर करना। या अगर प्राइवेट आईपी है तो वो किसी पर्टिकुलर पोर्ट पे फॉरवर्ड हो रहा हो, ठीक है? तभी तुम उसको चेक कर पाओगे। हाउ आईएसपी चेंज एवरी पर्पज इंटरनेट सर्विस ऑन सिंगल आईएसपी प्रोवाइडर? सॉरी गौरव, मैं समझा नहीं, एक बार माइक खोल के बता सकते हो? बट सर जैसा कि आपने कहा कि जैसे कि जो आईएसपी चेंज होते रहते हैं हर बार, जैसे हम पब्लिक आईपी चेंज करते हैं, तो या मतलब हमने आईपी जो सर्विस परचेज करी इंटरनेट की, तो हमने खाली एक अपने गली के आईएसपी से परचेज करी है ना, तो आईएसपी बार बार चेंज कैसे हो सकते हैं जब नहीं, हमने नहीं, ये तब होता है जब तुम फ्री आईपीज़ को यूज़ करते हो फॉर योर एनोनिमिटी पर्पस। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर सर्विस या टॉर सर्वर को क्रिएट किया तुमने, प्रॉक्सी चेंज को यूज़ कर रहे हो, वीपीएन्स को यूज़ कर रहे हो, देन उधर का मैं केस बता रहा हूँ। सर, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी तो हमें लोकल आईएसपी से करनी पड़ेगी ना नेटवर्क के लिए। हाँ, नहीं देखो वो लोकल आईपी से कनेक्टेड रहेगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या रहता है ना कि जब भी तुम वीपीएन्स वगैरह से कनेक्टेड रहते हो, तो वो कैसे तुम्हारा डीएनएस लीक कर देते हैं, वो तुम्हारे लोकल आईएसपी का ही डीएनएस लीक करवाते हैं, रादर देन द डीएनएस यू आर यूजिंग फॉर योर एनोनिमिटी पर्पस, ठीक है? अरे देखो, अब तुमको भी मालूम है कि जो एक आईपी होता है वो किसी आईएसपी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे जो वीपीएन्स पे फ्री प्रॉक्सी सर्वर्स काम कर रहे हैं वो भी तो किसी आईएसपी पे ही गए होंगे, राइट? तो वही जब तुम किसी आईपी को असाइन कर दिया जाता है या मास्क कर दिया जाता है, तब तुम्हारा आईएसपी भी मास्क हो जाता है। बट कहीं न कहीं तुम्हारा बैकएंड पे ओरिजिनल आईएसपी भी तो काम कर रहा है, तभी तो तुमको ओरिजिनल से इंटरनेट एक्सेस मिल पा रहा है, तभी तुम उससे कनेक्ट हो पा रहे हो मास्क वाले से। तो इसीलिए वीपीएन्स में थोड़ा दिक्कत रहता है कि वो डीएनएस को लीक कर देते हैं और जो तुम्हारा आईएसपी होता है, वो तुम्हारा मेन डीएनएस होता है, ठीक है? मतलब उसका एक डीएनएस गेटवे होता है, वो लीक हो गया तो तुम्हारी लोकेशन तुरंत ट्रैक हो जाती है। हाँ, ओके सर, मतलब जैसे कि आप कह रहे हो कुछ आईपीस फ्री के होते हैं, तो उसे बिना आईएसपी के भी एक्सेस किया जा सकता है उन आईपीस को अगर कोई चाहे नहीं, तो। नहीं, नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब वो मीडिएटर लगाना पड़ेगा, बस ये हो सकता है कि एग्ज़ैक्टली, पूरा ट्रैफिक को किसी दूसरे सर्वर पे भेज दो जहाँ वो एनक्रिप्ट कर दे डेटा। या एग्ज़ैक्टली, ठीक है। ठीक है? फिर यहाँ पे बट पब्लिक आईपी दोनों डिवाइस में सेम शो करती है एक ही राउटर से कनेक्ट करने पे, लेकिन प्राइवेट आईपी चेंज देखो, अब ऑब्वियस सी बात है क्योंकि देखो यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी है वो चेंज होगी, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल वो है, बट पब्लिक आईपी तुमको सेम ही मिलेगी क्योंकि एक ही आईएसपी है ना तुम्हारा, तो वो तुमको एक ही पब्लिक आईपी असाइन करेगा।
लोकल में क्या काम कर रहा है? लोकल में तो तुम्हारा सबनेट बना है, यहाँ पे देखोगे, ये मेरा सबनेट बना है और इसके अंदर ये रेंज 255 तक जा सकती है। तो तुमने देखा होगा कि यही रेंज सिर्फ बदल रही होती है, ये रेंज नहीं काम कर रही होती है। बट अगर आप मेरे ऊपर वाले नेटवर्क में देखोगे, तो यहाँ पे एक अलग ही बना रखा है मैंने सबनेट, ये तो पूरा आईपी ही अलग है। एंड ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने अलग ही पूरा सबनेट क्रिएट कर रखा है। तो ये मेरा मैंने बना रखा है एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट के लिए। बट आप पूछोगे कि मैं फिर इसको कैसे एक्सेस कर पा रहा हूँ लोकली? ये मैंने राउटिंग का खेल यहाँ पे परफॉर्म किया है। अब देखो थोड़ा सीन होता है इसमें, राउटिंग में तुमको समझना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ों को करने के लिए तुमको रेड टीमिंग में आना पड़ेगा, तब तुमको ये सारी चीज़ें समझ आएँगी अच्छे से, ठीक है? अभी इन सब चीज़ों का टेंशन मत लेना। तो 172 जो आईपी होती है वो किस लिए होती है? नहीं, वो तो जस्ट मैंने ऐसे ही क्रिएट करके रखी है ना, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो 172 कहाँ से स्टार्ट होगी, 172 क्लास बी में आएगी। क्लास बी में आएगी, ठीक है? 172 क्लास बी की आईपी असाइन करके रखी है यहाँ पे, कि मैंने यहाँ पे बस एक अलग नेटवर्क क्रिएट करके रखा है मेरे एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अगर तुम अपने वीएम वेयर देखोगे, ओ यार शिट, यार नहीं, अरे एक्टिवेशन यार कैंसिल हो गया। मेरे मशीन्स, मेरे को लगता है एडी का पूरा चला गया मेरा मशीन। अरे यार पूरा ए, ओ नहीं ये प्लेयर है, ये प्लेयर है, थैंक गॉड। वीएम वेयर वर्क स्टेशन, ओके, थैंक गॉड है यार, डर गया था मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये एक्टिव डायरेक्टरी का मैंने एक अलग से ही एनवायरनमेंट बना रखा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये जो है ये मेरा पूरा वो यूज कर रहा है। ओके, मेरा डोमेन कंट्रोलर अभी तक वो काम कर रहा है, इसीलिए कह सकते हो मेरा मशीन स्लो काम कर रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा ये है ना, ये बेसिकली डोमेन कंट्रोलर, तो ये क्या है कि अलग ही पूरा यूज में ले रहा है आईपी। इसने अपना मैंने इसका अलग ही नेटवर्क क्रिएट करके रखा है ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सेम नेटवर्क में रहेगा तो कई बार सीन हो जाता है। दैट्स व्हाई मैंने इसको अलग नेटवर्क में क्रिएट कर दिया। इवन अगर आप अलग नेटवर्क ना भी क्रिएट करना चाहो तो वीएमवेयर उसको अलग नेटवर्क में क्रिएट कर, ताकि कोई आपको इश्यू ना आए आगे चल के। ओके, पूरी सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए तो उन्हीं का ये नेटवर्क पूरा क्रिएट हो रखा है। देखो वीएमनेट 1, वीएमनेट 8, ये मेरा ये वीएमनेट 1 उस वीएमनेट 8 डोमेन कंट्रोलर का है, वीएमनेट 1 मेरे वो विक्टिम 1 विक्टिम 2 उनका है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेसेस मैंने क्रिएट कर रखे हैं, वो थोड़ा अलग सीन है ये सारा चीज़ का। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं। शिवम ने क्या पूछा था, शो करता है। हाँ, ये मैंने बता दिया ना कि आईएसपी एक ही है और लोकल एरिया के लिए वो मल्टीपल प्रोवाइड कराएगा, बट पब्लिक के लिए कह सकते हो एक ही प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि अगर वो भी अलग-अलग प्रोवाइड कराने लग जाएगा, तो तुमको अलग-अलग लोकेशन मिलेंगी ना, दैट्स व्हाई। हाँ, देखो मैंने तुमको बताया था एक केस सिनेरियो, कभी-कभी क्या होता है कि आईएसपी कहीं और से कनेक्ट हो जाता है, तो तुमको वहाँ पे आईपी भी चेंज हो जाएगा, जो मैंने तुमको केस सिनेरियो बताया है। अगर वो स्टैटिक होगा तो नहीं होगा, और डायनामिक होगा तो हो जाएगा। सो वीपीएन से फिर एनी बेटर मेथड टू रिमेन हिडन ऑन इंटरनेट? देखो एनोनिमिटी पर्पस मैं तुम लोगों को बताऊंगा। एनोनिमिटी पर्पस बहुत सारी चीज़ों से किया जाता है, जैसे कि तुम अगर वीपीएन भी बना रहे हो तो खुद का वीपीएन बना लो जिसमें क्लाउड फ्लेयर से टनलिंग करवा लो, क्योंकि क्लाउड फ्लेयर में क्या रहता है, लॉग्स नहीं बचते हैं। ठीक है, अब क्लाउड फ्लेयर का ऐसा कहना है, वरना भरोसा तो मैं क्लाउड फ्लेयर पे भी नहीं करता हूँ कि वो जो लॉग्स वगैरह है नहीं बचाएगा। जब गवर्नमेंट का फोर्स आएगा तो अपने आप लॉग निकल आते हैं फिर साले के पास से। ठीक है, इसलिए थोड़ा सीन रहता है उन सब चीज़ों में। तो एनोनिमिटी रहने के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या आप कर सकते हो। भाई आईपी को चेंज कर लो, स्पूफ कर लो, स्पूफिंग करना चाहो तो इफ, बट स्पूफिंग में भी दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है कि अगर वो आईपी एड्रेस किसी और के द्वारा यूज किया जा रहा है तब वो नहीं स्पूफ कर सकते हो। ठीक है, एंड फिर उसके बाद तुम टॉर सर्विस, प्रॉक्सी चेन्स, वीपीएन, खुद का वीपीएन सर्वर, आई2पी, इन सब चीज़ों को यूज में ले सकते हो। मैक एड्रेस को बदल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जो तुमको यूज में ले सकते हो। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस भी हमारा कंप्लीट हो गया। आईपी एड्रेस के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट जान लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं मैक एड्रेस। अब देखो मैक एड्रेस भी कह सकते हो काफी कमाल की चीज है। ओए, पंखा चला पंखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैक एड्रेस भी ना काफी इंफॉर्मेशन वो करता है,
अब देखो मैक एड्रेस से भी आप पता कर सकते हो कि वो टारगेट का आईपी क्या है और वो टारगेट क्या है, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो, क्या नाम है उसका एंड क्या लोकेशन है इवन दो उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैक एड्रेस होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक नेटवर्क में। ठीक है, जिसको असाइन कर दिया जाता है नेटवर्क में। मान लो कि अब यहाँ पे बेसिकली मैक एड्रेस कुछ चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे कि अगर आप वापस सेम मैं आपको दिखाऊं, मेरे इस पे जाऊं और यहाँ पे IF कॉन्फ़िग करूं, तो यहाँ पे आपको इथर वाले पे जाओगे, इथर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेरा मैक एड्रेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो मैक एड्रेस होता है ये 6-6 करके पार्ट में डिवाइड होता है। 6-6 करके पार्ट में डिवाइड होता है, या मेरा मतलब है कि इसके शुरुआत के जो 6 वो होंगे वो अलग होंगे, और जो इसके बेसिकली बाद के जो 6 डिवाइस होंगे वो अलग होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों को अलग-अलग जगह से प्रोवाइड मिलती है। ठीक है, अब देखो शुरुआत के 6 जो होते हैं वो होता है वेंडर, यानी जहाँ से आपको इंटरनेट मिल रहा है। फिर बाद के 6 डिजिट जो होते हैं वो होता है आपका कार्ड, यानी कि एनआईसी कार्ड। ठीक है, एनआईसी कार्ड क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो अब ये कार्ड क्या होता है? यही कार्ड होता है जो बेसिकली आपको जहाँ से आपका सिस्टम बनकर आया है वो लोग ये कार्ड को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके ये डिजिट फिक्स रहते हैं परमानेंट। ठीक है, ताकि मालूम चल सके कि कहाँ से बन के आए हैं, और ये आपको मालूम चलेगा कि कौन आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप जैसे कि इंटरनेट पे सर्च भी करते हो व्हाट इज एनआईसी या एनआईसी कार्ड, व्हाट इज एनआईसी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोगों ने सिस्टम अगर कभी बिल्ड करवाया होगा या बिल्ड किया होगा तो आपको मालूम होगा हार्डवेयर की चीज़ों में। दैट्स वाई हैकर्स के हम लोगों ने उसमें देखा था ना कि आपको हार्डवेयर के भी नॉलेज होना चाहिए, हैकर्स। तो यहाँ पे एनआईसी जो होता है वो एक हार्डवेयर, वही देखो सॉरी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर था। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा दिखता है। इसमें इस पे जाता हूँ, इमेज वाले सेक्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल इसके इमेजेस। ये देखो ये होता है, ये यहाँ पे इथरनेट पोर्ट होता है। इथरनेट पोर्ट यहाँ पे इंजेक्ट किया, या कोई भी जिस नेटवर्क से कनेक्ट हो गए यहाँ पे, जैसे कि मान लो मैं WLAN 1, यानी कि WLAN का फुल फॉर्म है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी वाईफाई से कनेक्टेड हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेसिकली यहाँ पे कहाँ गया मेरा, ये मेरे वाईफाई ने जो प्रोवाइड किया वो है। और इन केस अगर मैं इथरनेट से होता तो यहाँ पे ATH 0 आता, इथरनेट 0, वहां पे मेरे को इथर करके मिलता और ये मैक एड्रेस प्रोवाइड होता। ठीक है, तो अब ये कह सकते हो आपका एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है एक नेटवर्क में। ठीक है, यूनिक फिजिकल एंड कह सकते हो कि फिजिकल इन द सेंस कि आपको ये जो आपका ये मैक है ये चेंज नहीं हो सकता अनटिल अनलेस आप इसको स्पूफ ना कर लो। परमानेंट चेंज नहीं होगा, ये कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए चेंज होगा। जब तक आपको चाहिए तब तक आप कर सकते हो, बट जैसे आप सिस्टम को रीसेट करोगे वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म पे आ जाएगा। ओके, तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे ब्लूटूथ का भी एक वो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ब्लूटूथ का भी सेम एक ऐसा ही एड्रेस होता है जैसे कि वाईफाई का होता है ना, ब्लूटूथ का भी यही सेम एड्रेस होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि ब्लूटूथ हैकिंग बेसिकली होती है, रियल लाइफ में भी होती है। एंड इवन अगर आप लोग अवेयर नहीं है, ब्लूटूथ ब्लू बगिंग, ब्लू बॉर्न अटैक एंड ब्लू जैकिंग। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ब्लूटूथ के अटैक्स आते हैं जिसको किया जा सकता है इवन। तो यहाँ पे इवन अभी तो एक इसके हार्डवेयर के अंदर जो फ्रेमवेयर यूज करे गए हैं उसमें अंदर एक वल्नरेबिलिटी आई थी कि आप रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हो अगर किसी का भी ब्लूटूथ डिवाइस किसी भी डिवाइस का ब्लूटूथ ऑन है तो आप उसमें रिमोटली कोई भी कमांड एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, रिमोटली, बस उसका ब्लूटूथ का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ओके, वो कर लो, वो आपको मिल गया। वो तो आप स्कैनिंग से भी कर सकते हो, सिंपल एज दैट। एंड उसके बाद सिंपल जैसे मिलेगा आपको एंड आप उसको फिर आगे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसीलिए ब्लूटूथ वगैरह आप लोगों को खुले नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, एज एन हैकर आपको एक मालूम है ना कि आप लोगों को बेसिकली अपने आप को भी सेल्फ डिपेंड करके रखना चाहिए कि आपको डिफेंड भी मालूम होना चाहिए एज अ रेड टीमर या पेन टेस्टर, एज एन एथिकल हैकर। ओके, क्या आपको मालूम होना चाहिए कि ये कैसे फिक्स हो सकता है, कैसे ठीक हो सकता है एंड ऑल। फिर
अब यहाँ पे आप देखो कंपोनेंट वही जो मैंने आपको बताया कि एक डिवाइस आईडी होता है जो रिमेनिंग 6 कैरेक्टर्स होता है लास्ट के, वही डिवाइस आईडी वही कह सकते हो कि होस्ट आईडी वैन समथिंग, ठीक है। एंड फिर उसके बाद एक ब्लॉक आईडी होता है जो फर्स्ट 6 डिजिट होते हैं, तो वही वेंडर की आईडी होती है, और ब्लॉक आईडी वेंडर आईडी होती है, डिवाइस आईडी कार्ड आईडी होती है, ठीक है। ये नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर का जो कार्ड होता है उसकी आईडी। तो अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये तो जान लिया कि इंटरनेट पे हमारा क्या महत्व है, और जब भी डेटा ट्रैवल होता है तो किन किन चीजों की जरूरत होती है। लोकल एरिया नेटवर्क पे डेटा ट्रैवल हो रहा है तो वहां पे मैक एड्रेस के थ्रू होगा, इंटरनेट पे हो रहा है तो वहां पे आईपी के थ्रू होगा। बट अब ये डेटा जो ट्रैवल हो रहा है ये किसके जरिए हो रहा है। जैसे कि आप लोग अगर अपने किसी रिलेटिव के घर जाओगे तो गाड़ी से जाओगे ना। हाँ गौरव, जाओगे तो गाड़ी से। सर लोकल एरिया नेटवर्क पे डेटा लोकल आईपी एड्रेस से भी ट्रैवल होता है और मैक एड्रेस से भी ट्रैवल होता है, तो दोनों का काम सेम नहीं है काफ़ी? हाँ सेम है। ठीक है सर, यही सोचा था। ठीक है। सो अब देखो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि अगर आपको कहीं पे किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आपके पास गाड़ी भी होना चाहिए, ये जाने का जरिया भी होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो टीसीपी एंड यूडीपी प्रोटोकॉल्स होते हैं ये हमारा डेटा को कैरी करवाते हैं एंड एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं। जैसे कि अभी एक मैंने आप लोगों के लिए मालवेयर बनाया है, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क बनाया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ है, सीडी बैकडोर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक बैकडोर ये है एंड एक सर्वर ये है। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या काम कर रहा है कि टीसीपी के थ्रू यहाँ पे डेटा को भेजेगा एंड वो सारा चीज करेगा। ओके, तो यहाँ पे कह सकते हो कि ये भी टीसीपी का ही यूज किया है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में। यानी कि आप सर्वर से अपने कंप्यूटर से बैठ के कमांड कुछ टाइप करोगे तो टारगेट के सिस्टम पे वो कमांड एग्जीक्यूट होना चाहिए और आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो किसके जरिए हो रहा है? टीसीपी के लिए, टीसीपी के जरिए। क्यों? क्योंकि टीसीपी ही एक वो जरिया है या माध्यम है जिसके थ्रू डेटा ट्रैवल होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, समझे? तो वही, और यूडीपी के थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है, बट यूडीपी में ना थोड़ा कनेक्शन रिलायबल नहीं रहते, दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम हैकर जितने भी रहते हैं वो टीसीपी कम्युनिकेशन यूज करते हैं या एचटीटीपी या एचटीटीपीएस यूज करते हैं अपने मालवेयर में, जब भी वो लोग मालवेयर वगैरह डेवलप करते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि टीसीपी क्या है। तो यहाँ पे जस्ट मैंने टीसीपी का वो बता रखा है। हाँ गौरव। सर जो राउटर्स होते हैं जो घर के, जो वो मतलब मोस्टली जब लिसनिंग, मतलब वो, मतलब मैंने एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि जो मतलब वो जो अपने अटैक्स करते हैं जो भी हम वाईफाई के जो, तो उसमें कहीं ना हर एक वो राउटर ना मतलब लिसनिंग करने को तैयार होता है। तो मैंने ये डाउट पूछा था कि जो लिसनिंग होती है किस पोर्ट पे होती है, तो मुझे को बोला था कि वो राउटर ना पोर्ट पे काम नहीं करते, राउटर अलग ही प्रोटोकॉल पे काम करते हैं जो लिसनिंग करते हैं। तो ये पूछना था कि राउटर बेसिकली किस पोर्ट पे काम करते हैं, और उसमें मतलब क्या मतलब हमेशा लिसनिंग ऑन रहती है, मतलब कोई भी राउटर हो आसपास का? देखो वो सही बात है कि लाइक राउटर बेसिकली किसी पोर्ट, देखो राउटर किसी पोर्ट पे लिसन करते हैं बट किसी करते हैं। प्रोटोकॉल के जरिए लिसन करते हैं, या तो वो टीसीपी के थ्रू लिसन करेंगे या यूडीपी के थ्रू लिसन करेंगे। अब आई डोंट नो तुमको ये किसने बताया है, बट जो कह सकते हो राउटर राउटर में अगर कोई पोर्ट ओपन है, मान लो कि पोर्ट 9001 ओपन है, तो वो भी किसी जरिए के या किसी माध्यम के जरिए ओपन होगा, या तो वो टीसीपी पे लिसन कर रहा होगा या यूडीपी पे लिसन कर रहा होगा, ठीक है, या एचटीटीपी पे लिसन कर रहा होगा। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उन पे लिसनिंग ऑन होती है। पोर्ट्स तो बस जरिया है कि कौन से रास्ते से कनेक्ट होगा वो। तो राउटर को पोर्ट की जरूरत पड़ती है ओवरऑल या नहीं पड़ती राउटर लिसनिंग को करने के लिए? हाँ, लिसनिंग के लिए पोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। और राउटर हमेशा लिसनिंग मोड में रहते हैं, मतलब कहीं भी हो? या एग्जैक्टली लिसनिंग मोड पे ही रहते हैं, तभी तो कह सकते हो कि वहां पे बेसिकली जब भी कोई उनसे डिवाइस कनेक्ट होता है तो उनको मालूम चल जाता है कि हाँ ये डिवाइस कनेक्ट होना चाहता है, और फिर उसके बाद उनमें जो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स लगे रहते हैं वो रिक्वायरमेंट मांगते हैं कि पासवर्ड डालो तभी हाँ, कनेक्टेड होने देंगे। वो तो सेशन बन दैट, जाता है बाद में। या एग्जैक्टली, ठीक है, तो ऐसा रहता है। ठीक है सर। तो ये हो गया हमारा टीसीपी। अब हम लोग टीसीपी पे बात करते हैं। सो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एंड अभी हम दोनों के बारे में बात करेंगे एंड दोनों को हम लोग जानेंगे भी कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे बेहतर हैं।
फिर अभी यहाँ पे तो टीसीपी का दिया है, आगे मैं टीसीपी यूडीपी दोनों का यहाँ पे बता देता हूँ। ये जस्ट मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया था टीसीपी का। तो यहाँ पे टीसीपी यूडीपी दोनों का बेसिकली डेफिनेशन है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, or TCP is a communication standard that enable application program and computer device to exchange messages over internet. It is designed to send packets across the internet and ensure the successful delivery of data and message over internet. यानी कि देखो TCP जो होता है वो क्या करता है कि एक कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होता है, लाइक इसके थ्रू कम्युनिकेशन हम लोग स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि इनेबल करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को या कंप्यूटर डिवाइसेस को कि मैसेजेस को एक्सचेंज कर सके ओवर इंटरनेट। यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू जो डेटा ट्रैवल हो रहा होता है या आप किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहते हो या कोई मैसेज वगैरह वो बात कर रहे हो या कुछ भी डेटा शेयर कर रहे हो, वो टीसीपी के थ्रू होता है। एंड ये जो कह सकते हो टीसीपी का डिजाइन किया जाता है वो पैकेट्स सेंड करता है, यानी कि कोई भी डेटा शेयर हो रहा हो वो पैकेट स्विचिंग टेक्निक को यूज में लेता है। ठीक है, पैकेट स्विचिंग टेक्निक ही होती है जिसमें जो डेटा होता है वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड हो जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाके खत्म होता है। जैसे कि मान लो कि मेरे आईपी से स्टार्ट हुआ और मेरे किसी दूसरी आईपी पे गया, तो वो पैकेट्स छोटे छोटे पैकेट्स पे जाएगा और वहां यहाँ से स्टार्ट होंगे पैकेट्स और तो किसी को जिसको मैं भेज रहा हूँ उसके आईपी पे खत्म होंगे जाके पैकेट्स, और जब सारे पैकेट्स वहां पे खत्म हो जाएंगे तब कह सकते हो कि डेटा पूरा ट्रैवल हो गया विद द हेल्प ऑफ पैकेट स्विचिंग टेक्निक। एंड टीसीपी में एक ये अच्छी बात है कि ये इंश्योर करता है कि जितना भी डेटा डिलीवर करना था वो सक्सेसफुली सारा डेटा डिलीवर हो गया। बट यूडीपी में क्या होता है कि अगर डेटा थोड़ा छूट गया तो छूट गया, वो उसके लिए रुकेगा नहीं या वो उसको रिजनरेट नहीं करेगा। ठीक है, दैट्स व्हाई यूडीपी थोड़ा कि उतना रिलायबल नहीं है फॉर तभी जितने भी हैकर्स होते हैं वो टीसीपी या एचटीटीपी या एचटीटीपीएस को यूज में लेते हैं फॉर देयर मालवेयर। फिर अब यूडीपी के बारे में बात करते हैं। द यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है, जो कि मैंने शुरुआत में बताया, इज वन ऑफ द core communication protocol of the internet protocol suite used to send messages to other hosted on internet protocol network within an IP address. UDP does not require prior communication to set up communication channel or data paths. यानी कि देखो जो कह सकते हो यूडीपी होता है ये कह सकते हो एक कोर पार्ट भी है या कह सकते हो कि कोर प्रोटोकॉल भी है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में से, क्योंकि जो ये यूडीपी होता है, ठीक है, ये मैसेजेस तो सेंड करता है अदर होस्ट्स वगैरह को इंटरनेट में, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में। बट यहाँ पे जैसे कि मान लो कि जो एक आईपी है नेटवर्क में, तो वहाँ पे यूडीपी को कोई प्रायर कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यूडीपी पे जरूरत नहीं कि पहले भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रखा हो, ठीक है, कि वहां से वो हो तभी होगा। यूडीपी को अगर तुमने बोला कि इस आईपी पे कह सकते हो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर लो, तो ये देखेगा नहीं कि पहले भी हुआ है कि नहीं, वो सीधा कर लेगा। बट टीसीपी में क्या होता है कि वो पहले देखेगा कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुआ है कि नहीं, अगर नहीं हुआ है तो पहले वो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा उसके साथ, तब जाके डेटा को शेयर करेगा। तो दैट्स टीसीपी थोड़ा सिक्योर भी रहता है, मतलब यूडीपी भी सिक्योर रहता है ऐसा नहीं है। इज देयर एनी वेब सॉकेट, किस चीज में वेब सॉकेट, किस चीज में संस्कार, इज देयर एनी वेब सॉकेट एनीथिंग पेन टेस्टिंग, और नहीं ऐसा कुछ नहीं, अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। सर जो डेटा का रिट्रांसमिशन होता है वो टीसीपी के अंदर होता है क्या, मतलब कि कोई पैकेट अगर लॉस्ट हो गया या कुछ हाँ एग्जैक्टली, वो रिसेंड किया जाएगा टीसीपी के द्वारा। तो जो डेटा का अगर टीसीपी डेटा को रिसेंड कर रहा है तो जो डेटा शेयर करना है उसका कहीं ना कहीं एक कॉपी तो रखता होगा ना अपने पास। नहीं देखो, अब मान लो कि वो क्या करता है कि बेसिकली जैसे कि मान लो कि इस डिवाइस से इस डिवाइस को डेटा भेजना है, तो यहाँ पे मान लो एक फाइल है, तो ये तो ऑलरेडी लोकल पे सेव है ना, तो यहाँ पे इस आईपी, ये मान लो इसका एक आईपी है जो 192 से स्टार्ट है 192 और इसका भी है 192, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इधर से चला तो इधर पे गया, मान लो कि इसमें टोटल 10 पैकेट जाने थे बट टोटल पहुंचे 9, तो एक जो पैकेट रह गया है वो वापस से यहाँ पे चेक कर लेगा कि कौन सा नहीं गया है और उसको वापस से भेज देगा, तो टोटल यहाँ पे 10 पैकेट हो जाएंगे, ठीक है।
हाँ, अच्छा मतलब कम्युनिकेशन मतलब कन्वर्ट दोबारा कर देगा उस डेटा को जो भी होता है इंटरनेट पे भेजना है तो या रिकन्वर्जन एग्जैक्टली, करेगा। हाँ एग्जैक्टली। ऐसा कुछ हाँ आता है शिवम। कुछ? हाँ ये राउटर्स हमेशा लिसनिंग मोड पे लाइक ऑन क्यों रहते हैं? लाइक हम लोग कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स देता है, तो क्या हम उसको बंद भी कर सकते हैं? बंद कर दोगे तो फिर तुम्हारा इंटरनेट कैसे काम करेगा? अच्छा, तो लाइक जो लिसनिंग पोर्ट होता है उसको बंद कर सकते हैं? उसको बंद कर दोगे तो उस वो कह सकते हो तुम्हारे नेटवर्क को मैनेज ही नहीं कर पाएगा फिर। उसमें देखो मोस्ट प्रोबेबली मेरा मान लो कि डिफॉल्ट गेटवे है यहाँ पे, ठीक है, जैसे कि रुको मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पे बेसिकली nmap एंड हाइफन एस टी, मैं एक सिंपल सा टीसीपी कम्युनिकेशन टीसीपी कनेक्ट स्कैन कर रहा हूँ, मैं अपने राउटर पे ही कर देता हूँ, ठीक है। एंड लेट्स सी कि मेरे को क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को एफटीपी मिल जाएगा, एसएसएच मिल जाएगा, डीएचसीपी मिल जाएगा एंड समथिंग एल्स भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो अब मेरे को क्या मिला, एक 80, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग अपने राउटर को एक उसका पैनल भी होता है जहाँ से आप लोग उसको मैनेज कर सकते हो। सेम गोज वो हो गया। फिर यूएन यूपी इसका कोई काम नहीं है, आईसीएल ओके ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, एचटीटीपी के यहाँ पे काफी सारे हो रहे हैं, प्रॉक्सी भी यहाँ पे इनेबल करके रखी है। तो देखो यहाँ पे ये जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं इनका अपना अलग अलग काम है, राइट। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हो रहे हैं ये तो लाइक एक एज अ वेब सॉकेट में ही काम कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पे देखोगे एचटीटीपी, ये भी एचटीटीपी में ये एक एचटीटीपी अल्टरनेट प्रॉक्सी को यूज कर रहा है, यहाँ पे रिवर्स प्रॉक्सी को यूज में लिया जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मल एचटीटीपी को यूज में लिया जा रहा है एंड यहाँ पे एक अलग कह सकते हो एचटीटीपी को यूज में लिया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या है कि इसको मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है, दैट्स वाई यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स दे रहा है, ठीक है। बट अगर मान लो कि ये तुम प्रोटोकॉल्स को ही डाउन कर दोगे तो क्या तुम्हारा राउटर जो है वो तुम्हारे नेटवर्क को मैनेज कर पाएगा? खुद सोचो तुम। या जो हमारे नेटवर्क में डीएचसीपी काम कर रहा था तुम उसको ही बंद कर दोगे तो क्या तुम्हारे डिवाइसेस को आईपी असाइन कर पाएगा वो? क्योंकि आईएसपी ने तो उसमें डीएचसीपी प्रोटोकॉल को इसीलिए बनाया है ताकि तुम्हारे डिवाइस को आईपी मिल जाए, और तुम उसको ही बंद कर दोगे तो आईपी नहीं मिलेगा, फिर डेटा कैसे ट्रैवल कर पाओगे तुम एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राउटर में जितने भी चीजें रन कर रही होती है, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं या सर्विसेज रन हो रही है उनको छेड़ो मत अनटिल अनलेस उसके बारे में तुम अच्छे से जान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जान लिया टीसीपी एंड यूडीपी के बारे में, एंड बेटर दोनों ही है, बस दोनों का अलग अलग काम है, ठीक है। अब कहाँ पे क्या काम रहता है उस पर डिपेंड करता है। अब जैसे कि टीसीपी टीसीपी में एक प्रॉब्लम है कि वो यूडीपी से स्लोअर है, ठीक है, बट टीसीपी ज्यादा सिक्योर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा, ये प्रॉपर कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, ठीक है। तभी ये देखता है कि हाँ सामने वाले के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश है, सामने वाले ने भी कनेक्शन स्टैब्लिश करवाया है, तभी हमको कम्युनिकेशन करना है, वरना ऐसे ही नहीं करना है। बट यूडीपी का क्या है कि वो औंधे मुंह किसी से भी कर लेगा, ठीक है, वो ये नहीं देखेगा कौन है, वो किसी से भी कर लिया और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करा दिया। बट टीसीपी में क्या होता है, पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश किया जाता है, दैट्स वाई ये सिक्योर है। दैट्स वाई अब टीसीपी को क्या है कि मल्टीपल जगह से कह सकते हो कि उसको कनेक्शंस को स्टैब्लिश करवाना पड़ता है, दैट्स वाई वो थोड़ा स्लो हो जाता है। बट यूडीपी में क्या है, सीधा क्लाइंट से सर्वर पे गया, सर्वर से क्लाइंट पे गया, दैट्स इट। इसको बीच में कहीं पे भी डेटा को कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं करनी पड़ती है, सीधा क्लाइंट सर्वर के बीच में होती है, तो सिंपली वो फास्टर है, ठीक है। अब टीसीपी जो होता है वो ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट नहीं करता है, ओके। इफ यू अगर आपको कोई मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है तो वो सपोर्ट नहीं करेगा, बट यूडीपी सपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो टीसीपी होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम एचटीटीपीएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी, पॉप, एफटीपी, ये ऐसे प्रोटोकॉल्स में यूज होता है। बट अब यूडीपी कहाँ पे होता है, जहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या लाइव स्ट्रीमिंग हो रही हो, डीएनएस को मैनेजमेंट करना हो, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल पे बात करनी हो, वो आईपी जिसमें इंटरनेट के थ्रू कॉल करते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट के थ्रू वॉइस मैसेज छोड़ते हैं कॉलिंग पे। फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि जो हम लोग ये गूगल मीट पे ना, ये भी यूडीपी पे ही काम कर रहा होगा, ठीक है। रुको दिखाता हूँ मैं, वायर शार्क को मैं एक्सेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे तुम ना बेसिकली यूडीपी प्रोटोकॉल्स शेयर हो होंगे, तो यहाँ पे ये देखो ये यूडीपी दिख रहा है, यूडीपी, एक मिनट बंद कर दूं मैं, बहुत हो गया। यहाँ पे यूडीपी दिख रहा है, ये जितना भी यूडीपी है ये देखो सारा यूडीपी दिख रहा है। क्यों क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम लोग यहाँ गूगल मीट में कनेक्टेड, और गूगल मीट लाइव स्ट्रीमिंग कहीं पे भी कुछ भी हो रहा होता है तो वो यूडीपी से ही कनेक्टेड रहते हैं, यूडीपी के ही थ्रू होता है वहां पे, ठीक है।
कन्वर्ट सोविंग ओके। ऑथेंटिकेशन होता है यूडीपी के अंदर। ऑथेंटिकेशन अगर तुमने इम्प्लीमेंट कर रखा है तब होगा, नहीं किया है तो नहीं होगा। बट टीसीपी दैट्स और टीसीपी इतना टीसीपी को सिक्योर बनाया गया है कि उसमें क्या है कि तुम बिना सिस्टम को जाने या सामने वाले को जाने बिना उसके कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं कर सकते। बट यूडीपी दैट्स इसमें थोड़े फ्लॉ है, बट थोड़ा इसमें देखो जहां पे कह सकते हो दोनों में ही प्रोज एंड कॉन्स हैं। कोई एक में अच्छा है तो कोई एक में खराब है, कोई दूसरे में खराब है तो कोई दूसरे में अच्छा है। तो इसीलिए दोनों का अपने अपने जगह पे यूज में लिया जाता है। ठीक है, मतलब ये कह रहा था कि यूडीपी को ऐसे उस पर अटैक करना अगर आसान है, क्योंकि वो अगर खाली पैकेट सेंड कर रहा है तो ये कॉन्फ़िगरेशन से सारे पैकेट्स मतलब मिल जाएंगे, क्योंकि ऑथेंटिकेट करेगा यूडीपी ज़्यादा। हाँ ठीक है सर। ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऑब्वियस बात है, थ्री वे हैंडशेक भी समझो तुम लोग। थ्री वे हैंडशेक इज नथिंग जस्ट ए सिंपल कह सकते हो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है थ्री वे हैंडशेक में कि यहाँ पे रुको मैं समझाता हूँ तुमको, रिफ्रेश करता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मान लो कि एक तुम्हारा ये है क्लाइंट, ओके, एंड ये है तुम्हारा एक सर्वर ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने हैंड रेस किया क्या? रुद्र फोर वे भी बता देना टाइम मिले तो। फोर वे अभी इनको रिक्वायरमेंट नहीं है एंड इवन थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए फोर वे का अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। फोर वे अगर समझना है तो तुम जब या तो रेड टीमिंग के वायरलेस पेन टेस्टिंग में जाओगी तब समझो, तब बेटर रहेगा वहां पे, क्योंकि वहां पे बेटर फोर वे का वर्क होता है वहां पे। ओके सो एक मिनट, ओए चुप किए जा रहे हैं। तो अब मान लो कि यहाँ पे देखो क्या है कि ये हमारा क्लाइंट है। यहाँ पे मैं CLIENT क्लाइंट एंड ये हमारा सर्वर, ये हमारा सर्वर। तो अब देखो सबसे पहले हमारा सिंक्रोनाइज पैकेट जाता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर रखा है कि सबसे पहले हमारा सिंक्रोनाइज पैकेट जाता है। एंड अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज पैकेट होता क्या है? सिंक्रोनाइज पैकेट होता है या बेसिकली कह सकते हो कि ये ना पैकेट नहीं होता, बेसिकली एक ये फ्लैग होता है जो पैकेट्स के साथ कंटेन हो रहा होता है। तो सिंक्रोनाइज फ्लैग हमारा क्वेश्चन कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, कि मान लो कि जब भी हम लोग नेटवर्क को स्कैन कर रहे होते हैं या कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे होते हैं तो यहाँ पे क्या पहला रिक्वेस्ट गया जो कि सिंक्रोनाइज पैकेट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, मतलब फ्लैग्स को कंटेन कर रहा है एंड इसमें हमारा क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन क्या हो सकता है, यहाँ पे मान लो क्वेश्चन है हेलो या हाय, आर यू अप, आर यू अप, यहाँ पे अप पूछ लिया, क्या तुम अलाइव हो, उसने पूछा, सिंक्रोनाइज कंटेन किया। तो अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट दोनों आएगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कह सकते हो सिंक्रोनाइज एंड एक्नॉलेजमेंट ईच अदर एक्सचेंज। अब यहाँ पे कह सकते हो कि एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे जस्ट मैंने मेंशन कर रखा है, बट अगर यहाँ पे 3 स्टेप में होता है, पहले सिंक्रोनाइज फिर सिन एक्ट फिर एक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब यहाँ पे तुमको सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट दोनों मिलेगा। क्यों बताता हूं मैं। सर्वर तुमको रिस्पॉन्स करेगा यहाँ पे सिंक्रोनाइज SYN एंड स्लैश एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट होता है कोई चीज का आंसर देने के लिए या कोई चीज को बताने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए। तो सिंक्रोनाइज जो हमारा क्वेश्चन था वो उसने वापस से रिपीट कर दिया एंड एक्नॉलेजमेंट अपना आंसर दे दिया, उसने बोला यस, YES, यस आई एम अप। अब मैं ना माउस से थोड़ा कर रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा ये गिच पिच हो जा रहा है, सॉरी फॉर दैट। थोड़े टाइम में मैं लाइक पैड ले लूंगा, वो पढ़ाने वाला जो लाइक होता नहीं पेंसिल से, तो वो उसमें बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो कि यस आई एम अप ये बताता है एंड सिंपल तुमको मालूम चल जाता है एंड फिर क्लाइंट बोल देता है ओके फाइन। तो वापस से क्लाइंट क्या होता है कि वो एक्नॉलेजमेंट कर देते हैं, एक्नॉलेज। तो उसको जो अरे यार एक आगे चला गया, तो अब यहाँ पे वो बता देता है कि यस एक्नॉलेज कर देता है, ओके फाइन आई गॉट यू AC के, तो बता देता है
ओके, गॉट इट, गॉट इट। एंड एक्नॉलेजमेंट के साथ एक और फ्लैग कंटेन होता है, RST। ठीक है, RST। RST फ्लैग जो होता है कनेक्शन को स्टॉप करने के लिए होता है, कनेक्शन को रीसेट करने के लिए होता है। ओके, ये सारी भी चीज हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग स्कैनिंग के फेज में पहुंचेंगे, तो वहां पे मैं आपको ये सारी चीजें A to Z डिटेल में बताऊंगा। मल्टीपल फ्लैग्स के फिन फ्लैग क्या काम करते हैं, RST, एक्नॉलेजमेंट, पुश, अर्जेंट, ये सारे फ्लैग्स क्या काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि ऐसे हमारा 3 वे हैंडशेक वो होता है। सबसे पहले सिंक्रोनाइज पैकेट जाता है जिसमें हमारा क्वेश्चन कंटेन होता है, फिर सर्वर हमको आंसर देता है हमारे सिंक्रोनाइज पैकेट का, वो बताता है यस आई एम अप, और जो तुमने मांगा है google.com सिंक्रोनाइज में, तो सर्वर बोलता है यस ये लो तुम्हारा google.com, फिर तुम बता देते हो ओके अब मेरे को मिल गया है, और कनेक्शन को रीसेट कर दो, यानी कनेक्शन को रोक दो। दैट्स इट, यही होता है जो सिंपल सा कह सकते हो TCP 3 वे हैंडशेक। ओके, सर ये हैंडशेक एक बार होता है बार बार होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में? एक बार कह सकते हो कि 3 वे हैंडशेक हो गया, फिर तुम उसके बाद एक बार ये, अब देखो ये TCP हैंडशेक होता है, जैसे कि मैंने बताया TCP में एक बार कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना होता है, फिर उसके बाद हमको कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं करना होता है, वो जान जाता है कि इसके साथ पहले भी कनेक्शन स्टैब्लिश हो रखा है हमारा। ठीक है, सर तो तो फिर इससे सीधा समझ जाता है। हाँ कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सर जस्ट 1 मिनट गाइस, मेरे को 2 मिनट दो, 2 मिनट। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग प्रोटोकॉल्स के भी बारे में जान लेते हैं कि एज अ पेन टेस्टर और कह सकते हो एज अ हैकर, आपको कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को मालूम होना चाहिए और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स को आप हैक कर सकते हो। इवन आप करने को हैक सबको कर सकते हो, ठीक है, बट आपको एक जरिया चाहिए रहता है कि उसके अंदर एंड उसको समझने का, उस प्रोटोकॉल की अगर आपको नॉलेज है देन आप उसको हैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग कुछ मैंने प्रोटोकॉल्स यहाँ पे आपको बता रखे हैं, तो अब इन प्रोटोकॉल्स का काम क्या होता है, कैसे कम्युनिकेशन होता है और इनको कैसे हैक कर सकते हो, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आता है 21 विच इज नोन एज FTP। अब FTP इज नोन एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब मैं देखो आपको एक वेबसाइट, आप लोगों ने वेबसाइट में फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी पढ़ी है सर, सेंड पैकेट्स किया साथ यूजर क्लाइंट का। एक मिनट गौरव, बोल के बताओ क्या बोल रहे हो आप। सर जब भी हम कोई किसी वेबसाइट से कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं तो पहला पैकेट सिन पैकेट जाता है। या तो एग्जैक्टली, उस सिन पैकेट के साथ साथ मेरा कौन सा डेटा जाएगा, मान लो गूगल के सर्वर पे, आप उस वही आपका उस- सारा डेटा जाएगा, आपका आईपी, आपका मैक, आपका जो आईपी के हेडर्स वगैरह जाएंगे, और कह सकते हो कि आपका टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ठीक है, टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या है। आप अरे देखो आप यहाँ पे सिंपल कर लो ना, वार शाख खोलो एंड सिंपल नेटवर्क को स्निफ करो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अब आपको कोई भी पैकेट को छानना है, यहाँ पे IPv6 के साथ मेरा कम्युनिकेशन हो रहा है क्योंकि IPv4 अभी बिजी है मेरा, या किसी और यहाँ पे अभी यूज में नहीं लिया जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या डेटा ट्रैवल हो रहा है मेरा। ये लो सारा चीज यहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा। ये लो, इवन तो इथरनेट में यूज नहीं कर रहा फिर भी मेरे इथरनेट की इन्फॉर्मेशन भी जा रही है। ठीक है, ये लो सारा चीज आपको मिल जाएगा, UDP में क्या क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो भी डेटा डेटा यहाँ पे जो सेंड हो रहा है, ये लो यहाँ पे। ठीक है, सारा डेटा यहाँ पे तुमको मालूम चलेगा जो जो ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो ये सब कुछ प्रूफ करना पड़ेगा एनोनिमिटी के लिए? ना ऐसा नहीं है, मतलब आप अब देखो से यही चीज होता है कि एक हैकर की मेंटालिटी को जानो, आप बैकग्राउंड कंसेप्ट को जानो। एक जो हैकर होता है, रेड टीमर होता है, वो कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देता है कि चीजों को काम कैसे कर रही हैं, परफॉर्म कैसे हो रही है। वो ये नहीं जानता है, वो उसको ये नहीं जानना होता है कि ये करना कैसे है। करने को तो वो बैकग्राउंड कंसेप्ट जान जाएगा, वो खुद भी कर लेगा, बट कंसेप्ट पे ध्यान दो। तुम कंसेप्ट को समझ जाओगे तो बाकी चीजें तुम अपने आप से कर लोगे। ठीक है, अब जैसे कि तुमने बोला कि यहाँ पे हमको सारा चीज करना होगा, सारा चीज क्यों करना होगा, सारी चीज किस पे रिलायबल है, आईपी और मैक चेंज कर दो, एनोनिमिटी भी चेंज हो जाएगी तुम्हारी, सिंपल। ब्राउजर भी चेंज करना होता है कई बार, ब्राउजर डेटा हो जो क्लाइंट डेटा होता है। ब्राउजर डेटा चेंज करना हो तुम अपना यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर दो, उसको लगे कि मैंने जैसे कि यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे देखो
मैंने विंडोज कर रखा है, मेरे को कोई भी जाएगा होस्ट नेम देखेगा, उसको लगेगा कि विंडोज टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ सही कह रहे सिंपल। हो, ये सही है। तो एग्जैक्टली ये बस तुम्हारे थिंकिंग का रहता है, ठीक है। बैकग्राउंड कंसेप्ट को जानो तो सब चीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, तुम लोगों ने कभी वेबसाइट हैकिंग में एक या वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में तुमने एक वल्नरेबिलिटी का नाम सुना होगा, फाइल अपलोड या शेल अपलोड, जहां पे तुम मलिशियस फाइल को अपलोड कर सकते हो सर्वर पे और उसको एग्जीक्यूट करा के रिवर्स शेल ले सकते हो, राइट। अगर नहीं भी किया है, हाँ, अगर आपने कर रखा है, तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये जो अब ये सबसे इजी तरीका है कि अगर आप देखो, आप लोगों को मे भी ना मालूम हो कि वेबसाइट में अपलोड हाँ, पीएचपी शेल, एग्जैक्टली पीएचपी शेल, ठीक है। तो यहाँ पे इन केस अगर आपको ना मालूम हो कि वहां पे कोई फाइल अपलोड की फंक्शनैलिटी है कि नहीं है, ओके, हाँ, वही सेम चीज है। तो यहाँ पे क्या रहता है कि आप टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्कैन करो और वहां पे अगर पोर्ट 21 वहां पे पोर्ट 21 एफटीपी काम कर रहा है, यानी कि आप क्लाइंट साइड से कहीं ना कहीं से फाइल को अपलोड कर सकते हो सर्वर पे, ठीक है। ये एक सबसे इजी वे है एक वेब सर्वर को पहचानने का कि फाइल अपलोडेशन वहां पे हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल अपलोड के लिए काम किया जाता है और इसको हैक करने के लिए बेसिकली यूजर ऑथेंटिकेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड मिल गया तो ठीक है, वरना एक एनोनिमस लॉगिन भी होता है इसमें करके कि आप यूजर नेम पासवर्ड में एनोनिमस डाल दो तो लॉगिन हो जाएगा, बट वो इनेबल भी होना चाहिए तभी जाएगा, ठीक है, वरना नहीं जाएगा। फिर बात करते हैं एसएसएच। हाँ सर पीएचपी शेल सबसे ज़्यादा कॉमन क्यों होता है एफटीपी वल्नरेबिलिटी के लिए? एफटीपी वल्नरेबिलिटी के लिए पीएचपी शेल जरूरी नहीं हो, तुम बैकग्राउंड बैकएंड का सर्वर को पहचानो, बैकएंड सर्वर किस पे काम कर रहा है, ये लिनक्स पे काम कर रहा है या बेसिकली समथिंग किस पे काम कर रहा है। और देखो, हम लोग पीएचपी इसलिए यूज लेते हैं क्योंकि बैकएंड पे पीएचपी यूज हो रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या कह सकते हो लिनक्स जो रहता है वो पीएचपी सपोर्टेड रहता है, राइट। तुम उसमें पीएचपी कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पे पीएचपी यूज होते हैं। अगर बैकएंड पे पाइथन है तुम पाइथन करवा दो, रूबी है रूबी करवा दो, एनीथिंग। इवन तो अगर वहां पे एसक्यूएल जो एसक्यूएल के थ्रू भी रिवर्सल ले सकते हो, ठीक है। डेटाबेस यूज हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस को अब्यूज करो, एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी निकालो, डेटाबेस को अब्यूज करो, डेटाबेस में अपना एक पीस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करवा दो या स्टोर करवा दो, जैसे डेटाबेस में वो कोड काम करेगा रिवर्सल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, सिंपल। सर असेंबली से बन सकता है रिवर्स शेल किसी सर्वर पे टारगेट करने के लिए, क्योंकि असेंबली मतलब डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाती है। असेंबली करने को कर सकते हो, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सो ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बट जहां तक मैंने असेंबली यूज में लिया है, वो मैं बस उसमें यूज में लेता हूँ बेसिकली रिवर्स इंजीनियरिंग एंड उसके बेसिकली ऑफसेट्स वगैरह को समझने के लिए एंड जंप पॉइंट्स को समझने के लिए। हाँ ठीक है सर। ओके, चलो ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग एसएसएच। एसएसएच क्या है कि बेसिकली देखो, एसएसएच में क्या होता है कि बेसिकली ये सिक्योर सॉकेट शेल होता है। एसएसएच बेसिकली रिमोटली कम्युनिकेशन के रिमोटली अपने टारगेट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। पहले टेलनेट यूज होता था, बट टेलनेट उतना रिलायबल नहीं था, इसमें जो भी चीज ट्रैवल हो रही होती थी वो हैकर लोग डिटेक्ट कर लेते थे, क्योंकि इसमें कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज ही नहीं होता है। बट अगर हम वही एसएसएच की बात करें तो यहाँ पे आरएसए, एईएस, ये कह सकते हो कि एसिमेट्रिक सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम यहाँ पे यूज हो रहा होता है। जो भी हमारा डेटा होता है वो सिक्योरली सेंड हो रहा होता है फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले टेलनेट यूज में लेते थे, बट जैसे हैकरों ने इसमें कमियां निकाली कि इसका यूजर नेम पासवर्ड इजीली स्निफ कर सकते हो, डेटा क्या जा रहा है इजीली स्निफ कर सकते हो, तो फिर वहां पे जो नेटवर्क इंजीनियर थे उन्होंने दिमाग लगाया कि कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे हम लोग रिमोटली अपने टारगेट से कनेक्ट हो भी जाए और कह सकते हो कि जो डेटा हो वो इनक्रिप्ट होकर जाए, ताकि हैकर अगर पा भी जाए तो उसको डिक्रिप्ट ना कर पाए। तो उन्होंने एसएसएच को बनाया। अब एसएसएच में कह सकते हो कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी होता है। ऑथेंटिकेशन प्राइवेट की, पब्लिक की, इन दोनों के जरिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट की अलग होती है, पब्लिक की अलग होती है। कई कई जगह पे प्राइवेट की से अलाउ होता है, कई कई जगह पे ये पब्लिक की से होता है, कई कई जगह पे यूजर नेम पासवर्ड से अलाउ होता है। दूध ले दूध, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने टैलेंट भी समझ लिया, एसएसएच भी समझ लिया। अब बात करते हैं एसएमटीपी, पोर्ट 25 सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अब देखो, एसएमटीपी क्या होता है कि मेल को भेजने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैं अभी ना बेसिकली हाल ही में मैंने अपना एक कीलॉगर बनाया था, अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं तो वो कीलॉगर क्या काम करता है कि बेसिकली वो भी ना
इसको यूज में लेता है, किसको, एसएमटीपी यानी मेल भेजता है वो, ठीक है दिखाता हूं मैं, कहाँ गया, बैकडोर, यहाँ पे मेरा की लॉगर है, तो यहाँ पे ओके इसको मैंने रिमूव कर दिया था, ओके मैंने इसको रिमूव कर दिया था क्योंकि वहां पे ना ये रिक्वायरमेंट था कि तुमको वहां पे एक मेल और उसका पासवर्ड भी देना पड़ेगा, तो वहां पे इसलिए मैंने ये रिमूव कर दिया था, वरना कह सकते हो कि एसएमटीपी के थ्रू तुम एसएमटीपी को भी यूज में ले सकते हो। अब एसएमटीपी क्यों यूज में लिया जाता है, मेल को सेंड करने के लिए। अब देखो यहाँ पे एसएमटीपी में भी कुछ वल्नरेबिलिटीज होती हैं जो कि तुमको अलाउ करता है कि बिना पासवर्ड के तुम मेल भेज सकते हो, यानी कि मेल स्पूफिंग तुमने सुनी होगी, राइट। तो मैं तुमको मेल स्पूफिंग मैनुअली कैसे डिटेक्ट किया जाता है बिना किसी ऑटोमेशन टूल्स के, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। जब रेड टीमर्स कह सकते हो इस वल्नरेबिलिटी का बहुत तगड़े वे में यूज में लेते हैं, कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उन्हीं को सोशल इंजीनियरिंग करने में, ठीक है। मान लो कि अगर हमारे टेक ऑनकर की यहाँ पे वेबसाइट में जो भी एसएमटीपी यूज हो रहा हो उसमें कह सकते हो ये वल्नरेबिलिटी हो, तो अगर कल को आप लोगों को हमारी तरफ से किसी ने स्पूफ करके मेल भेज दिया कि ये पीडीएफ को ओपन करिए अपने सिस्टम पे, इसमें आप लोगों का बेसिकली सर्टिफिकेट है एंड और भी फर्दर डिटेल्स है नेक्स्ट पेज में, उसको आप देखिए, फॉर्म को फिल करिए एंड ऑल, तो आपको प्राइज मिलेगा। तो आपको लगेगा कि हाँ टेक ऑनकर की तरफ से आया क्योंकि ऑफिशियल मेल तो हमारा है, बट कुछ प्रोटोकॉल्स की कमियों के कारण वहां पे हमारा मेल स्पूफ हो गया है। अब ये मेल स्पूफ क्यों हो जाता है, किन प्रोटोकॉल्स की कमियों के कारण होता है, वो होता है एसपीएफ, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, एंड एक होता है डीमार्क, इन दोनों की कमियों से होता है। अब इन दोनों को कैसे डिटेक्ट करना है मैनुअली डीएनएस को इनमरेट करके, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिकॉन शाम को रिकॉन पार्ट अगर अभी हो जाता है हमारा नेटवर्किंग सारा, तो हम लोग शाम को रिकॉन पार्ट देखेंगे, ठीक। तो एसएमटीपी मेल्स को सेंड करने के लिए काम आता है, और यहाँ पे जो POP3 है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये मेल को रिसीव करने के लिए काम आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे अब डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। अब देखो डीएनएस का काम क्या आता है कि आपके जो कह सकते हो आपका होस्ट होता है, होस्ट नेम को या डोमेन नेम को आईपी में कन्वर्ट करना और आईपी को एक डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, और भी फर्दर इसमें काम होता है। डीएनएस को हम लोग आगे समझेंगे जब हम लोग डीएनएस इनमरेशन कर रहे होंगे ना, तो मैं आपको पूरा डीएनएस को इसको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है डीएनएस में, लाइक डीएनएस क्या होता है, कितने टाइप्स के डीएनएस होते हैं, एंड फिर उसके बाद डीएनएस रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं, और हर एक डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या क्या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, सॉरी कंट्रोल नहीं, कलेक्ट करते हैं, और उनको इनमरेट कैसे करना है, ठीक है। फिर बात करते हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। सिंपल, यहाँ पे मैंने गलती से एस नहीं लगाया एंड इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया था ना, दैट्स व्हाई। तो यहाँ पे 443 पे एचटीटीपीएस काम कर रहा होता है और 80 पे एचटीटीपी। हाँ देखो एचटीटीपी पे क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये अनसिक्योर कनेक्शन है, यानी कि जो वेबसाइट एचटीटीपी यूज में लेगी उस पे क्या होगा कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये काफी वीक प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ पे जो भी डेटा जा रहा होगा वो स्निफ हो जाएगा। बट एचटीटीपीएस में क्या होगा कि वहां पे एसएसएल यूज होता है, ठीक है, एसएसएल और टीएलएस। तो यहाँ पे क्या होता है कि एसएसएल यूज हो रहा होता है, तो एसएसएल एक बेसिकली कह सकते हो सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल है जिसके अंदर इंक्रिप्शन काम कर रहे होते हैं। और कौन कौन से इंक्रिप्शन काम कर रहे होते हैं, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, ये दोनों इंक्रिप्शन एल्गोरिथम काम कर रहे होते हैं ताकि एचटीटीपीएस को सिक्योर बनाया जा सके, ठीक है। सेम गोज विद टीएलएस, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी क्या है, वो लेयर 7 का एक पार्ट है, ओके। तो इसीलिए इन एचटीटीपीएस को सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पे एसएसएल और टीएलएस इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि मान लो कि अगर किसी वेबसाइट पे जाओगे और यहाँ ताला देखोगे, ताला यहाँ पे क्लिक करोगे तो कनेक्शन सिक्योर, दैट मीन्स कनेक्शन जो है वो सिक्योर है। बट अगर किसी ऐसे वेबसाइट पे जाओगे जो अनसिक्योर है तो वहां पे ताला कटा हुआ दिखेगा और यहाँ पे बता दे कनेक्शन नॉट सिक्योर है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर, ठीक है, ऐसा कुछ बताएगा तुम लोगों को। नेक्स्ट है हमारा POP3, मैंने समझा दिया था। फिर बात करते हैं SMB, सर्वर मैसेज ब्लॉक, इसका क्या काम होता है। अब ये बेसिकली, अरे बंद कर दे। अब यहाँ पे ये दो कह सकते हो कि आईपीज में काम कर रहा है, एक 139 एंड 445। बट देखो 139 पे तो नेट बायोस काम कर रहा होता है, तो नेट बायोस के ऊपर काम कर रहा होता है ये SMB, ठीक है। तभी जब भी तुम लोग SMB को इनमरेट करोगे, तो जब भी आप लोग 139 को इनमरेट करोगे तो उसके हेल्प से आप लोगों को टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा वो मालूम चलेगा कि तुम्हारा टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओके।
क्योंकि नेट बायोस को तुम एनिमेट करोगे तो तुम पता लगा सकते हो कि कौन सा टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरा फुल। ओके, कि लाइक कौन सा विंडोज है, कब का है, जैसे कि विंडोज सर्वर 2006 R2 या विंडोज सर्वर 2019 है, विंडोज 10 है, विंडोज 8 है, विंडोज कौन सा है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे अब एसएमबी का क्या काम होता है? एसएमबी का काम होता है कि डेटा को शेयर करना या रिसोर्स वगैरह शेयर करना। मान लो कि अपने विंडोज में तुमको कोई पर्टिकुलर डायरेक्टरी को शेयर करना है पूरे अपने लोकल एरिया नेटवर्क में, तो तुम एसएमबी के थ्रू उसको शेयर कर सकते हो, या पूरी ड्राइव को ही शेयर कर सकते हो। सी ड्राइव हो गई, डी ड्राइव हो गई, पूरा उनको शेयर करना है तो तुम एसएमबी के थ्रू शेयर कर सकते हो। फिर बात करते हैं 143 IMAP, इंटरनेट प्रोटोकॉल एक्सेस। एक मिनट, ये क्या कर दिया, सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, ये मैंने गलत कर दिया, जस्ट एक मिनट। यहाँ पे ना ये लाइक सॉरी, मैंने यहाँ पे मिस्टेक काफ़ी कर दी है। तो यहाँ पे ना ये IMAP को मैंने इसका थोड़ा वो कर दिया। तो इसका बेसिकली जो, एक मिनट, नहीं सही है, बट यहाँ पे जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है ना, इसकी जगह पे इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होगा। ठीक है, दैट्स वाई ये गड़बड़ होगी मेरे से, मैंने प्रोटोकॉल को दो बार लिख दिया इसलिए। तो यहाँ पे बेसिकली अब मैसेजिंग जो भी हमारा काम कर रहा होता है या मैसेजेस वगैरह शेयर हो रहे होते हैं, तो वो इसके थ्रू हो रहे होते हैं। फिर बात करते हैं DHCP, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक है, ISP एंड IPs वगैरह इसके बारे में। तो ये किस पे काम कर रहे थे? 67 एंड 68 ये पोर्ट्स इसके बाय डिफॉल्ट पोर्ट, और ये जितने भी पोर्ट्स हैं इसे बाय डिफॉल्ट है, आप चाहो तो किसी और पे भी इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ओके, फिर यहाँ पे DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इन केस अगर आपके डिवाइसेस को जो IP असाइन होता है वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू असाइन होता है। फिर SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल 161। SNMP बेसिकली नेटवर्क को पूरा मैनेज करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, SNMP का ये काम होता है। एंड इवन इसको भी तुम एनिमेट करके काफी सारे इन्फॉर्मेशन को क्रॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कुछ कॉमन पोर्ट्स थे, प्रोटोकॉल्स थे, जिनको आप बेसिकली हैक कर सकते हो या इनसे इन्फॉर्मेशन को क्रॉल कर सकते हो अपनी फर्दर हैकिंग के लिए। अब OSI मॉडल, यहाँ पे OSI मॉडल क्या है ये जान लो तुम। तो सबसे पहले OSI का फुल फॉर्म क्या है? OSI का फुल फॉर्म है ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन मॉडल। तो अब ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है, ठीक है, जो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे यूज किया जाता है, या कह सकते हो कि बेसिकली ये तुमको बताता है कि कौन से लेयर पे क्या क्या चीजें होंगी। जैसे कि यहाँ पे इसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली जितनी भी इसके ये हैं, कह सकते हो कि लेयर, अब इन सारे लेयर पे क्या होता है कि अपना अलग अलग काम कर रहा होता है, मतलब अलग अलग चीजें काम कर रही होती हैं, राइट। कि मतलब मान लो कि फिजिकल लेयर पे कुछ अलग काम करेगा, एंड यहाँ पे फिर डेटा लिंक पे कुछ अलग काम करेगा, नेटवर्क पे कुछ अलग काम करेगा। तो आप यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहा होता है। जस्ट एक मिनट, मैं आप लोगों को ये सारा बताता हूँ। तो मान लो जैसे कि फिजिकल लेयर है, तो यहाँ पे फिजिकल लेयर पे कुछ ऐसी चीज़ काम करेगी जो फिजिकली कनेक्ट हो रही होंगी, जैसे कि तुम यहाँ पे डेटा केबल्स, ठीक है, इथरनेट केबल या कैट6 केबल, इन सब चीज़ों को यूज में ले सकते हो। ओके, क्योंकि वो फिजिकली तुम उनको देख सकते हो, टच कर सकते हो, तो वहां पे तुम इनको यूटिलाइज कर सकते हो फिजिकली। तो इसलिए ये फिजिकल लेयर पे काम कर रहे होते हैं। फिर डेटा लिंक, यानी कि जब डेटा को लिंक करवाया जाता है एक दूसरे से, यानी कि मान लो कि जो भी स्विच हो गया, हाँ, या कह सकते हो डेटा को स्विच करवाना पड़ रहा हो, या स्विचिंग का यूज में लेना हो रहा हो, और यहाँ पे डेटा को आइडेंटिफाई करना है कि लोकल नेटवर्क पे कैसे भेजना है, तो वहाँ पर तुम मैक एड्रेस के थ्रू पता लगा सकते हो। डेटा को स्विच करवाना हो वो करवा सकते हो। तो यहाँ पे स्विचिंग और मैक एड्रेस से रिलेटेड चीजें आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर पे। फिर बात करते हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क लेयर है, तो यहाँ पे कह सकते हो कि IP एड्रेस का काम आएगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, IP एड्रेस नेटवर्क लेयर पे ही होता है, ठीक है, और IP एड्रेस से ही कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता है। तो इसके बाद नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि यहाँ पे IP एड्रेस को पहचाना जाता है, और यहाँ पे राउटिंग का जो खेल होता है वो भी नेटवर्क लेयर पे ही होता है। डेटा को राउट करवाना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, कि अब पहले इधर आ रहा था, अब इधर चला जाएगा, पूरा डेटा इधर जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट, अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, डेटा को ट्रांसपोर्ट कराने का एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अब तुम यहाँ पे बताओ कि कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा यहाँ पे, जो हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में। TCP UDP। एग्जैक्टली, यहाँ पे TCP UDP काम करेगा।
क्योंकि जब भी डेटा को ट्रांसपोर्ट कराने की बात आती है तो टीसीपी और यूडीपी ही डेटा को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। फिर बात करते हैं सेशन। अब सेशन लेयर में क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट हो रहा होता है तुम्हारा पूरा, ठीक है? यानी तुम्हारा कोई भी सेशन मैनेजमेंट का काम है वो सेशन लेयर पे काम करेगा। फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन पे यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको प्रेजेंट करवानी है, ठीक है? किसी जगह पे प्रेजेंट करवानी हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर पे क्या काम कर रहा होता है, जैसे कि डीएनएस, एचटीटीपी, एसएमटीपी, एफटीपी, तो ये सारे, मान लो कि एचटीटीपी है तो एचटीटीपी एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा होता है। तो अब एप्लीकेशन से एक पहले होती है प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन लेयर पे क्या क्या चीज़ हो सकती है, कोई जेपीजी हो सकती है, कोई मूवी फाइल हो सकती है, कोई जीआईएफ फाइल हो सकती है, तो उन फाइल्स को शो कराना होता है। प्रेजेंटेशन लेयर पे ऐसी डेटा होता है जिसको शो कर सकते हो, तुम देख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे कह सकते हो ये पूरा ओएसए मॉडल होता है और इनके बिहाफ में तुम लोग देख सकते हो कि कहाँ पे क्या क्या डेटा काम कर रहा होता है। ओके, सर जैसे कि पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं नेटवर्क में, बहुत सारे मतलब पैकेट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइज हो गए पहले नेटवर्क के अंदर आकर प्रेजेंटेशन लेयर में। ऑर्गेनाइज होने के बाद एक्सटेंशन चेक होती है कि जेपीजी है, पीडीएफ है, तो उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में आ जाते हैं जो सॉफ्टवेयर हाँ, के थ्रू विजिबल हो जाते हैं पर्सन्स को। या एग्जैक्टली। और मुझे ये पूछना है कि जो सेशन लेयर होती है उसमें सिक्योरिटी होती है या उतनी सिक्योरिटी फोकस नहीं होता सेशन लेयर? अब मान लो कि सेशन होता तो सेशन हाईजैकिंग कर पाते हम लोग। कुकीज से करनी पड़ती है लेकिन वो मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है वो। मैं करके दिखा दूंगा तुमको, चिंता ना करो। मतलब वैसे कह रहा हूँ कि जैसे टीसीपी मैंने हैंडशेक स्पूफ कर दिया, मेरे को सेशन की रिक्वेस्ट आ गई और तो मतलब सेशन क्रिएट हो जाएगा मतलब मेरे और विक्टिम के बीच में, या मतलब इजीली, या कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि एक बार सेशन क्रिएट होगा उसका डेटा मुझे अपने आप मिल जाएगा। हो जाएगा, बट कई के बार अगर तो नेटवर्क में कोई अगर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशंस लगी होंगी तो दिक्कत आ सकती है। जैसे कि मान लो वहाँ पे आईडीएस, आईपीएस या फायरवॉल, खास करके ईडीआर, ईडीआर लगा होगा तो पक्का रोक ही देगा, वो तुरंत रोक देगा, ठीक है? बट अगर आईडीएस, आईपीएस या फायरवॉल लगे तो इनको तो एक बार को तुम मतलब बाईपास कर भी सकते हैं, लेकिन ईडीआर को बाईपास करना थोड़ा बहुत ज़्यादा वो होता है, ठीक है? क्योंकि मैं खुद अभी ईडीआर को बाईपास करने के टैक्टिक्स वगैरह इस पे रिसर्च वगैरह करता रहता हूँ, तो इसमें थोड़ा मुश्किल होता है मेरे को भी। इवन मेरा जो बेसिकली मालवेयर मैंने पाइथन में बनाया था, तो उसको क्रॉस कंपाइल करा के मैंने ईएक्सई में बनाया और मैंने उसको विंडोज़ 11 पे भी काम करवाया था, तो वो सक्सेसफुली काम कर गया था, बाईपास कर दिया था। बट जैसे ही मैंने उसको एक ब्लू टीमर को बोला कि इसको ईडीआर में चेक करो, ठीक है? तो जैसे उसने ईडीआर पे इसको इम्प्लीमेंट करवाया एक विंडोज़ पे जो ईडीआर से कनेक्टेड है, ईडीआर ने उसको रन तक नहीं होने दिया, तुरंत ब्लॉक कर दिया। जैसे ही डाउनलोड किया तुरंत ब्लॉक हो गया। वो तुरंत समझ गया उसको कि ये बेंचो मालवेयर है। सॉरी, सॉरी, सॉरी। ठीक है, वो मालवेयर है। तो वहाँ पे उसने तुरंत डिटेक्ट कर लिया। तो ईडीआर को ना थोड़ा, ईडीआर बेसिकली एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स होता है, जो कि काफ़ी पावरफुल होता है। बेसिकली इसको बायपास करना मतलब कह सकते हो, अगर इसको तुम बायपास कर पा रहे हो ना, तो कहीं भी अटैक कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी मतलब तुम बन गए पूरे प्रॉपर अच्छे तगड़े रेड टीमर बन गए। और ईडीआर को बायपास करने के लिए तुमको मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ में लेना पड़ेगा, ठीक है? जैसे कि तुमको एपीआईज़ को हुक करना पड़ेगा, ठीक है? खास करके एपीआईज़ को हुक करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ईडीआर वहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाता है। फिर कह सकते हो कि प्रोसेस इंजेक्शन परफ़ॉर्म करने की बहुत अच्छी-अच्छी प्रोसेस इंजेक्शन। आप क्राउडसेक टूल की बात कह रहे हो क्या? नहीं, क्राउडसेक की नहीं बात कर रहा, मतलब खुद का बता रहा हूँ मैं। सर तो सेशन लेयर पे खाली कुकी ऑथेंटिकेशन होता है, कोई और ऑथेंटिकेशन में एग्जिस्ट करता है? वहाँ पे कह सकते हो सेशन पे बेसिकली कुकीज़ का भी होता है, नेटवर्क लेयर पे है तो यूज़र नेम पासवर्ड्स का भी होता है। डिफरेंट सेशन में डिफरेंट, होता है। हाँ। लेकिन जैसे मैं सेशन हाईजैकिंग कर लूँ किसी के नेटफ्लिक्स की, तब तो मेरे को यूजर नेम पासवर्ड नहीं चाहिए, मैं डायरेक्टली बाईपास कर सकता हूँ उसे। हाँ, एग्ज़ैक्टली, वो तो कर ही सकते हो। सेशन इसीलिए तो वो बनता है, इसीलिए तो पीस ऑफ कुकीज़ जो बनती हैं, पीस ऑफ कोड इसीलिए तो बनती हैं, लाइक बिना यूज़र नेम पासवर्ड के ऑथेंटिकेट कराया जा सके। बट कई के बार होता है ना कि लाइक तुमको सेशन के साथ यूज़र नेम पासवर्ड ही मिल जाता है मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में, जो अच्छा, कुछ मतलब ज़्यादा कई ही, लोग मांग लेते हैं। हाँ, मतलब बहुत जो मरी-टूटी वेबसाइट होती हैं, वल्नरेबल वेबसाइट होते हैं, जिसमें बग ही बग होते हैं, ऐसे। जिसका डेवलपर थोड़ी बहुत चीज़ें सीखा, बना दिया वेबसाइट कि तो हाँ, पैसा बचा रही है जो कंपनी, निपटाना एग्ज़ैक्टली, है। हाँ, काम निपटाने का चक्कर। तो वही सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे।
फिनिक्स। अब देखो राउटिंग क्या होती है। राउटिंग का मैंने तुमको पहले भी बताया था कि चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे रिडायरेक्ट करना, ठीक है? तो यहाँ पे पढ़ते हैं कि राउटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग ए पाथ फॉर ट्रैफिक इन अ नेटवर्क और बिटवीन और एक्सेस across multiple network. Broadly, routing is performed in many types of networks including circuit switch networks such as the public switch, telephone networks and computer networks such as the internet. तो अब देखो यहाँ पे जो राउटिंग का खेल होता है कि मान लो कि अब एक नेटवर्क है, ठीक है? मान लो कि 2 नेटवर्क हैं जहाँ पे सबनेट क्रिएटेड है एंड वहाँ पे क्या है कि बेसिकली पहले हम देख रहे थे कि जितना भी डेटा आ रहा था वो एक सबनेट पे जाएगा, ठीक है? देखो दिखाता हूँ मैं। मान लो कि ये एक सबनेट है एंड इवन ये एक सबनेट है एंड ये है जो डेटा भेज रहा है। पहले क्या कर रहा था? पहले ये इसमें डेटा भेज रहा था, ठीक है? बट अब हम लोगों ने राउटिंग टेबल्स में कॉन्फ़िगरेशन कर दी कि जितना भी डेटा ये ए वाले के पास आएगा, वो राउट हो जाएगा बी वाले के पास, ठीक है? यानी कि जो इसके पास डेटा आएगा वो ऑटोमेटिकली बी वाले के पास पहुँच जाएगा। ठीक है? तो कह सकते हो ये एक राउटिंग का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे राउटिंग टेबल को तुमको समझना पड़ेगा बेसिकली। दैट्स व्हाई यहाँ पे अगर सम ऑफ द टाइम्स क्या रहता है ना कि एज़ अ पेन टेस्टर तुम यहाँ पे हो, तो तुमको अभी इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है उसमें ऑलरेडी ऑटोमेट राउटिंग का फीचर्स है, जिसमें तुम ऐड राउट हाइफन आर करके राउट को ऐड कर सकते हो किसी पर्टिकुलर सबनेट पे। ठीक है? एंड उसके थ्रू तुम कह सकते हो चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो और राउटिंग का खेल तुमको तब काम में आएगा जब तुम बेसिकली वो कर रहे होगे पाइवटिंग ये सब कर रहे होगे, ठीक है? फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क शिफ्ट हो रहे होगे या एक नेटवर्क पे जब तुमने लैटरल मूवमेंट कर ली, फिर उसके बाद तुम अनदर नेटवर्क में जा रहे होगे। सर तब जैसा कि हाँ, बोलो। जैसे कि मान लो कि मेरे को एक डेटा आपको शेयर करना है और मेरे राउटर से आपके घर तक के राउटर में 20 राउटर और एग्जिस्ट करते हैं। तो जो मेरा राउटर का डेटा है वो 20 के जो 18 राउटर है उनके लॉग्स में एग्जिस्ट करेगा। बिल्कुल करेगा। अगर सेम आईएसपी में है तो बिल्कुल करेगा। मतलब तो ऐसे तो किसी का भी डेटा एक्सेस किया जा सकता होगा अगर बीच का कोई राउटर निकाल लो तो नेटवर्क का। नहीं, बट उसके लिए तो फिर तुमको उस फिजिकल एड्रेस पे जाना पड़ेगा ना, फिजिकल जगह पे जाना पड़ेगा डेटा को वो करने के लिए, या पहले फिर उनको हैक करो जिसका तुमको राउटर का डेटा वो करना है, कैप्चर करना है, उनको हैक करो, फिर टनलिंग बनाओ, फिर वो टनलिंग के थ्रू डेटा को अपने इधर तक भेजो। तो हर एक राउटर में डेटा एग्जिस्ट करता है जो एक नेट कम्युनिकेशन के बीच में आते हैं, मतलब जो 18 20 25 जो भी हो। हाँ, करता है। लॉग्स तो क्रिएट होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मान लो कि अगर लॉग्स क्रिएट नहीं होते तो ये जो चोर उचक्के कैसे पकड़े जाते? साइबर क्राइम में होता है तो पकड़े नहीं जा। और देखो इसका भी अलग खेल है साइबर क्राइम का, उसका मैं कभी और बताऊंगा वरना भी टाइम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कोई मैसेज सेंड किया व्हाट्सएप पे, मेरे राउटर से आपके राउटर में आ गए नेटवर्क के थ्रू, और बीच में 18 राउटर और एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग आईएसपी अलग अलग मतलब प्रोवाइडर्स के। तो जो 18 के 18 राउटर्स है उनमें मतलब मेरे जो व्हाट्सएप चैट का जो मैसेज है वो उनके पास एग्जिस्ट करेगा किसी न किसी फॉर्म में। करेगा बट एज एन इनक्रिप्टेड फॉर्म, जो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस उनके पास की ना हो। अच्छा, मतलब डेटा रहेगा बस एनक्रिप्टेड रहेगा तो की या का ही एग्जैक्टली। ठीक। ठीक है, वरना अगर मान लो कि ऐसा ही होता तो फिर हैकर इतने आधुनिक तकनीक को क्यों इम्प्लीमेंट करते? तो और ऐसे ही वो करता है। कैसे, मतलब समझा नहीं, कैसे वर्क करता है टॉर? मतलब वो एक डिवाइस से लेके अगर मुझे 10 नंबर वाले डिवाइस को अगर भेजना है मैसेज, तो बीच में जो जितने भी 9 है सबको हो जाएगा, पर वही एक्सेस कर सकता है जिसके पास डिक्रिप्ट की हो। या एग्जैक्टली, देखो डिक्रिप्ट की टॉर ऐसे वर्क नहीं करता। बेसिकली टॉर्स अलग अलग नोड्स पे कनेक्टेड रहता है, ठीक है? नोड्स वही कंप्यूटर सिस्टम्स, एंड वो कह सकते हो अनदर अनदर आईपीज रहते हैं, फेक सर्वर्स। तो अब हाँ, हर एक फेक सर्वर्स के पास तुम कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो रहता है। दैट्स वाई वो मल्टीपली चेंज करता रहता है। तुम उसको टॉर सर्वर को रिस्टार्ट करते रहो ताकि बेसिकली वो हर बार वो करे, क्या कह सकते हो कि मतलब यू नो रीस्टार्ट करता रहे ताकि अलग अलग आईपी रहते रहे और तुम एक जगह पे टिको ना। सर जो राउटर्स होते हैं वो टाइम टाइम पे हर एक डेटा और एक्टिविटी को डिलीट करते हैं या सारा का सारा डेटा सेव करते रहते हैं हमेशा? नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ राउट अब कह सकते हो कि राउटर्स जो रहते हैं वो डेटा
सेव आई डोंट थिंक सो ना, मैंने कभी इसके ऊपर उतना रिसर्च किया नहीं, बट मैं रिसर्च करके बता दूंगा, शाम की क्लास में बता दूंगा तुमको क्योंकि डेटा। ऐसे हुआ तो राउटर से खराब हो जाएंगे ना फिर एक ना एक टाइम बाद, इतने डेटा नहीं को स्टोर वो तो करेंगे। नहीं आई, वो तो फिर डेटा क्या करेगा, राउटर अगर वो सेव भी करेगा तो आईएसपी पे सेव करेगा ना। अच्छा, और नहीं डेटा सेव होता है ना, एग्जैक्टली सेव होता है, बिल्कुल जो भी तुम कर रहे हो इंटरनेट पे वो आईएसपी के पास सेव रहता है, और जो पुलिस वाले होते हैं वो ऐसे ही निकालते हैं तुम्हारा सारा डेटा। तो घर के राउटर में डेटा सेव होगा मेरे, जो मैं ना कर ना रहा घर हूँ। के नहीं, घर के नहीं, राउटर के अंदर एक डीएनएस कॉन्फ़िगर किया जाता है जो कि आईएसपी का डीएनएस होता है। तो उस डीएनएस में उनको सब मालूम चलता रहता है, तुम कौन सी वेबसाइट में जा रहे हो, कहाँ पे लॉगिन कर रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो एंड ऑल। अच्छा, तो जो डेटा की स्टोरिंग होती है आईएसपी के राउटर में होती है, जो अपना बैकअप रख लेते हैं बाद में। हमारे पास उतना डेटा नहीं होता ये बात। एग्जैक्टली वो उनके डीएनएस में सेव होता है, हमारे पास हमारे राउटर पे कुछ नहीं रहेगा, वो उनके डीएनएस पे चला जाएगा, ताकि अच्छा, कल को बाद में अगर कोई लफड़ा हो तो वो तुरंत निकाल, इसी ने वो चोरी चारी करी है। अच्छा, तो ये हरकतें आईएसपी करते हैं ज़्यादातर, ना कि हमारे घर के राउटर्स। हाँ, क्योंकि देखो घर के जो तुम जहां से भी खरीदोगे राउटर्स, उन पे बाय डिफॉल्ट आईएसपी कॉन्फ़िगर्ड आएगा, उन्हीं कंपनी वालों का, मतलब डीएनएस कॉन्फ़िगर्ड आएगा उस राउटर पे, ठीक है। और वो जो डीएनएस होगा वो तुम्हारे आईएसपी का होगा जो तुमको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हो। हम्म, तो वही सारी चीज कह सकते हो कि मॉनिटर करते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। अच्छा, तो ये कह सकते हैं कि हमारे लोकल राउटर में डेटा भले डिलीट हो जाए लेकिन उनके राउटर में नहीं होगा, तो हमारे लोकल राउटर में कोई इशू नहीं है, लेकिन डेटा उनके पास सेव रहेगा कहीं ना कहीं। या चलिए, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, देखो चलिए शिवम तुम, हाँ देखो तुम शिवम डेटा को ऐसे डिलीट नहीं करवा सकते हो, क्योंकि तुमको अगर करवाना पड़ेगा तो फिर तुमको एक्सेस लेना पड़ेगा ना, आईएसपी को हैक करो, आईएसपी के जितना भी पूरा एक नेटवर्क है उसको हैक करो, या उनके पूरे नेटवर्क ही क्रैश करवा दो, फिर तो ना उनका नेटवर्क आ पाएगा, ना कह सकते हो तुम्हारा डेटा मिलेगा। दो ही रास्ते हैं। लाइक सर जैसे कि फेसबुक पे अगर अकाउंट होता है तो उनसे मतलब मेल करके रिक्वेस्ट करके हम लोग अपना डेटा डिलीट करवा सकते हैं ना, तो वैसा कुछ नहीं होता यहाँ आईएसपी पे। नहीं देखो, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट बोलूं तो यार क्लास कंप्लीट हो नहीं पाई इतना, फिर हमारा अभी और बच्चा है ये सारी चीजें, ठीक है, इसको शाम को करेंगे हम, ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 2 आवर्स टाइम हो गया है। तो रुको मैं तुम लोगों के अभी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, ये सारा काम जो है 15-20 मिनट में हो जाएगा हमारा शाम को, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको भी यहीं पे पॉज कर दे रहा हूँ, एंड इसको भी मैं यहाँ पे पॉज कर दे रहा हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली जैसे कि शिवम तुमने बोला कि तुमको डेटा डिलीट करवाना है, तो तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर है ये तुम्हारा डेटा डिलीट कर दे रहे हैं? क्या उन्होंने बोला कि वो डेटा डिलीट कर दे रहे हैं? नहीं ऐसा तो लाइक तो फिर होता नहीं, है। तुम कैसे कैसे ही मेक श्योर कर, देखो मैं इतना बता सकता हूँ कि ये जो इंस्टाग्राम, गूगल, मेटा जितने भी है ना, इनसे बड़ा चोर तुमको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, ठीक है, इनसे बड़ा चोर तुमको कहीं नहीं मिलेगा, जन्मजात के चोर होते हैं ये, ठीक है। इवन गूगल खुद वो क्लेम करता है कि हाँ वो डेटा को क्रॉल करता है तुम्हारा, ठीक है। तुम कब कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, इवन वो तुम्हारी लाइव कॉल तक सुन सकते हो, उनके पास इतना एक्सेस है, ठीक है, इतना एक्सेस है, सोच लो। तो तुमको क्या लगता है कि ये तुम्हारे तुमको एक फॉर्म फिल करवा के तुम्हारे को बता देंगे कि हाँ तुम्हारा डेटा डिलीट हो गया, तुम मान लो कि डिलीट हो गया? इसीलिए इंटरनेट पे वही सारी चीजें शेयर करो जो रिक्वायरमेंट हो, कोई पर्सनल चीज ऐसा मत शेयर करो जो कि कल को थोड़ा मतलब हैकर के हाथ में लग गया तो सीन हो जाएगा। आईएसपीज कभी हैक हुए हैं? बिल्कुल होते हैं, अच्छा। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आईएसपीज भी हैक होते हैं, इवन देखो लास्ट, अगर मान लो तुम किसी राउटर को हैक करो, ठीक है, और राउटर के आईएसपी तक पहुंच जाओ, या तुम सीधा आईएसपी को हैक कर लो, जैसे कि मैंने मास में राउटर्स को हैक किया था ना पास्ट टाइम पे, तो मैंने सीधा आईएसपी को ही टारगेट किया था, मैंने किसी पर्टिकुलर उसको टारगेट नहीं किया था, क्योंकि अगर मान लो तुम पहले राउटर को टारगेट करो, फिर उसके आईएसपी तक पहुंचो, फिर वहां से पूरे आईएसपी को हैक करो, फिर सारे राउटर्स तुम्हारे अंडर कंट्रोल में आएंगे, तो बहुत दिक्कत होता है। इससे अच्छा सीधा तुम आईएसपी पे अटैक कर दो, तो जितने भी राउटर्स हैं आ जाएंगे। तो मैंने एक IBBN नेटवर्क्स करके एक राउटर था,
उसको हैक किया था तो उसके अंडर 200 राउटर्स आ रहे थे, तो वो मैंने उसको हैक किया तो वो 200 राउटर्स ऑटोमेटिकली मेरे कंट्रोल में आ गए। अब मैं उन पे जो चाहूँ देख सकता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, सब कंट्रोल में है मेरे अब। उनका पूरा डेटा आ जाता है कि मतलब वो क्या फाइल अपलोड कर रहे हैं, क्या चैट कर रहे हैं। हाँ, एग्ज़ैक्टली। सही है। ऐसा कुछ करना ना ना ऐसा तुम कुछ नहीं कर सकते, बट डेटा को देख सकते हो एंड एनालाइज कर सकते हो, क्योंकि वो एज एन लॉग क्रिएट होते हैं, तो तुम वो कर सकते हो। बट आईएसपी को हैक करना है तो उसके इंटरनल नेटवर्क को हैक कर लो, फिर वहां से तुम कह सकते हो रिवर्सल ले लो, या कह सकते पता लगाओ कि उस नेटवर्क जहाँ पे वो राउटर या आईएसपी एग्जिस्ट करता है उसके अंदर और भी कितने डिवाइसेस है जो हैकेबल हैं, उनको हैक कर लो, रिवर्सल ले लो, वहां से तुम पूरा उनका नेटवर्क ही कंट्रोल कर लोगे। फिर सर आईएसपी नहीं, आईएसपी का पूरा नेटवर्क आ जाएगा। हाँ बोलो। सर, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि मैंने किसी को फोटो शेयर करी या किसी वेबसाइट पे अपनी फोटो अपलोड करी और मैंने फोटो के साथ ही कुछ ऐसे कोड रिवर्स चल के डाल दिए कि मेरे को एक्सेस मिल गया उनका फोटो के साथ। हाँ, होता है फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी में होता है ये चीज। यहाँ मतलब पे जो ये फोटो के साथ डाल शेल सकते हैं कोड। हाँ बिल्कुल, शेल अपलोड जो वल्नरेबिलिटी नहीं होती है वो मैं बताऊंगा तुमको कि शेल अपलोड वल्नरेबिलिटी कैसे होती है। एंड इवन जो तुम्हारा शेल होता है ना उसको स्पूफ कैसे करना है इमेज में ताकि वो डिटेक्ट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोगों ने कंटेंट देखा नहीं क्या, ये लग रहा है मेरे को। जैसे कि किसी जॉब के पोर्टल में डाल दिया, कोई फोटो डाल दिया, कुछ ऐसे फॉर्म में डाल दिया तो कोई रिवर्सल मिल पाए कैसे भी। हाँ भैया, यहाँ पे यार वो ब्लैक हेड वाला आ नहीं रहा है। सर डायरेक्ट नहीं है कोई डोमेन। नहीं है, था बट अभी शो नहीं कर रहा है, ये पेज नॉट फाउंड। नॉट फाउंड। भैया हटा दिया क्या राहुल भैया? हाँ पेज हटा दिया क्या ब्लैक हेड वाला इधर? हाँ, पेज हटा दिया, मैं सिलेबस दे दूंगा। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो गाइस आप लोग ना सिलेबस देख लो, तो वहाँ पे मैंने शेल अपलोड बताया है, तो वहाँ पे शेल अपलोड में मैं आपको पेज हटा दिया मैंने। कोई नहीं, वहाँ पे मैं तुमको 3 टेक्निक बताऊंगा जिसमें तुम कंटेंट टाइप को अब्यूज कर सकते हो, ठीक है, और स्पूफिंग का मेथड यूज में ले सकते हो, और एक जो होता है बेसिक मेथड जिसमें कोई भी फाइल अपलोड हो जाए, तो वहाँ पे तुमको मालूम चल जाएगा कि हाँ स्पूफिंग कैसे वो कर रहे हैं एंड ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो हाँ अब अर्गे आप देखना उसमें तुमको देखने को मिलेगा। एक मिनट यार, मैं पंखा ऑन कर लूँ, बहुत गर्मी हो रही है। सर कुछ वर्डप्रेस की वेबसाइट पे भी अटैक करने के तरीके बता दो कि किसी के लॉगिन पेज पर अगर घुस गए तो उसे रियल टाइम में कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सॉरी गौरव, बताना वापस से, मैं पंखा ऑन कर रहा था। मतलब जैसे कि कोई टारगेट वेबसाइट है, उसके मैं वर्डप्रेस से बनी हुई है और वर्ड उसके मैं लॉगिन पेज पे आ गया हूँ, तो ठीक है, उसमें लॉगिन करने का मेथड क्या है, वो सेफली लॉगिन कैसे करते हैं, ये वो हम बता दोगे आप कभी। सेफली लॉगिन मतलब क्या, एनोनिमस रहकर? हाँ अनोनिमस है कर। एनोनिमस देखो, मैं अगर तुमको एनोनिमिटी का पूरा खेल बताऊं तो देखो क्लास का टाइम तो ओवर हो गया है, तो मतलब जिसको जाना है खाना वाना खाना है मतलब वो जा सकता है, बट जिसको रहना है वो कोई फोर्स नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमारा क्लास ओवर हो गया है, एक मिनट सारा चीज़ को बंद कर दूं मैं, सिस्टम बहुत लैग हो रहा है। रुद्रा, मैं एक 2 ट्राई हैक मी वाउचर्स का गिव अवे करने वाला हूँ, तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन पर ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है भैया, और वाउचर्स का एक बार गिव अवे देख लो एंड पार्टिसिपेट कर लो। आप लोगों को एक मंथ का वाउचर मिल जाएगा गिव अवे के तौर पे, जो भी 2 लकी लोग होंगे। सर ट्राई हैक में का मतलब फायदा क्या होता है, मैं समझ नहीं पाया आज तक। ट्राई हैक भी का फायदा ये है कि तुम बेसिकली अपनी स्किल्स को वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो, एनहांस कर सकते हो। एंड बेसिकली देखो सीटीएफ एक अलग चीज होती है, सीटीएफ तुमको बेसिकली रियल लाइफ का वो नहीं बताता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जितने भी हमारे वो हैं सारे कंटेस्टेंट यहाँ पे आ गए हैं सर भैया, मेरा यहाँ नाम मिला। पे स्मृति ओके ठीक है, एंड बाकी एक जो मिनट आज की क्लास में आए थे सिर्फ उनका ये है ना। सर ये गौरव मेरा नाम है क्या, जी और? हाँ अरे हाँ वो हो गया। ठीक है। अरे अरे कोई ना, अरे देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, देखो स्पेलिंग मिस्टेक क्यों होती है क्योंकि सबकी एंसेंट अलग होती है, दैट्स व्हाई वो अपने एंसेंट में प्रोनाउंस करते हैं, तो उसके कारण यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग फर्स्ट ले, ठीक है, मैं व्हील करना स्टार्ट कर देता हूँ उसको। चलो अब देखते हैं किसका निकलता है, लेट्स सी।
गौरव ए भाई। ये क्या गौरव, हो? वाह, गौरव ने ए, चलो 1 मंथ गौरव का हो गया है, 1 मंथ वाउचर हो गया। और एक अब जने ये का गौरव हो को, गया। हाँ गौरव को रिमूव कर दो, गौरव को रिमूव कर दो, नाम रिमूव कर दो, जो जीत गया उसको रिमूव कर दो ताकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ जाए दूसरे लोगों की। अब यहाँ पे तरुण, आई गेस तरुण जीत गया, तरुण जीत गया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन तरुण, आप जीत गए हो अभी। तो यहाँ पे 2 लोगों को यहाँ पे मिल गया है। अब यहाँ पे देखो बेसिकली ट्राई हैक में भी तुम अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, बट देखो रियल लाइफ और ट्राई हैक में दोनों अलग अलग हैं। अगर तुमको रियल लाइफ का एक्सपीरियंस लेना है तो चीज़ों को सीखो और रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, नए नए लोगों से जानो, सीखो, समझो। सीटीएफ क्या है, एक वो जस्ट गेम है, वो वल्नरेबल होता है, बट रियल लाइफ में चीज़ें तुमको वल्नरेबल नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो उतनी वल्नरेबल नहीं मिलेंगी, तुमको अलग अलग अपने मेथड्स वगैरह अपनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो अब आप लोग बोलोगे कि ये जो कोर्स है इसमें हम लोग जो जो सीखेंगे, तो उसमें अगर मान लो वल्नरेबल नहीं मिलेंगी तो ये कोर्स में आप लोग एज अ पेंटेस्टर सीखोगे। तो पेंटेस्टर का काम ही यही है कि वल्नरेबिलिटीज को निकालना बस, ठीक है? वहां पे रेड टीमर का क्या काम रहता है कि बिना वल्नरेबिलिटी के भी सिस्टम में घुस जाना और फर्दर एपीटी को परफॉर्म करना। तो रेड टीमिंग और पेंटेस्टिंग दोनों अलग अलग है, इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। बाद में ये नहीं बोलना कि लाइक बताया नहीं और धोखाधड़ी हो गई। एपीटी 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 बेसिकली होता है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट, एंड इसमें क्या होता है कि रेड टीम में एपीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है साइबर किल चेन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप एक एपीटी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप एक रेड टीमर अपने आप को नहीं बोल सकते हो। इवन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लाइक मैं कंप्लीट एपीटी जानता हूँ, इवन मैं खुद एपीटी सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, काफ़ी कुछ जान चुका हूँ, ठीक है? एंड देखो एपीटी सीखना इतना वो नहीं है कि इजी नहीं है। तुम सोच रहे हो कि नेटवर्क में परसिस्टेंस बनना सिर्फ एपीटी है, नहीं। वहां पे ईडीआर नेटवर्क पे आ गए तो तुमको तुम्हारा एपीटी 100% से जो तुम कर पा रहे थे नॉर्मल नेटवर्क में, जहाँ पे एडीआर इंप्लीमेंट हो गया, वहां पे तुम तुरंत तुरंत निकल जाओगे नेटवर्क से, एडीआर तुम्हारा कनेक्शन तुरंत ब्रेक कर देगा, ठीक है? नॉर्मल नेटवर्क या आईडीएस, आईपीएस, फायरवॉल, हनी स्पॉट, इन सब पे तो मैं कर सकता हूँ एपीटी अच्छे से। एडीआर पे मैं प्रॉपर एपीटी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वहां पे मेरे को कंसिस्टेंटली चेंज करने पड़ेंगे अपने मेथड, ठीक है? क्योंकि वो एडीआर क्या है, डिटेक्ट कर लेगा बहुत जल्दी, इसलिए मेरे को मल्टीपल मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, खास करके लेटरल मूवमेंट, पिवटिंग, परसिस्टेंस, इन सब चीजों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, ठीक है? बहुत वो रहता है। तो अगर आप लोग अपना करियर चूज कर रहे हो ना तो बहुत सोच समझ के चूज करना है, क्योंकि मे बी आप लोगों को सुनने में इजी लग रहा होगा रेड टीमिंग इजी है, एपीटी मैंने बता दिया ऐसे ऐसे होता है, बट जब आप रियल लाइफ में जाओगे ना तो आप लोगों का बाल नोचने लगोगे, इतना गुस्सा आता है, ठीक है? गुस्सा बहुत आते हैं, बट होता भी अच्छी चीज है, बहुत मेरे को पसंद है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। तो आप लोग सोच लो, समझ लो, फिर उसके बाद वो करो। सर पीएचपी सर्वर के केस में तो शेल ले सकते हैं, बट नोड सर्वर या कोई जावा के सर्वर पर कैसे हो सकता है? जावा के सर्वर है, जावा का कोड एग्जीक्यूट करा दो, बैकएंड पे जावा कोड तो एग्जीक्यूट हो गई ना, बैकएंड पे जावा सर्वर यूज हो रहा है तो सिंपल। और नोड सर्वर है तो कोई भी अब नोड सर्वर है तो नोड सर्वर किस चीज का है? लिनक्स है, विंडोज है, विंडोज है तो पावर शेल या सीएमडी का कमांड एग्जीक्यूट करा दो, ठीक है? और अगर ये लिनक्स है तो बैश का यूज करा दो, बैश यूज हो ही रहा होता है, या नेटकैट का यूज कर लो, सिंपल, मल्टीपल टेक्निक्स हैं। सर पीएचपी सर्वर के केस में तो शेल ले सकते हैं, सर्वर कोई जावा सर्वर पर कैसे हो सकता है? नोड मतलब नोड, अच्छा, अरे नोड मतलब नोड जेएस, देखो ऑब्वियस सी बात है, तुमको वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी पड़ेंगी। वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि वल्नरेबिलिटीज कैसे डिटेक्ट करना है। अब देखो वल्नरेबिलिटीज, एक्सेसेस वल्नरेबिलिटी सुनी होगी तुम लोगों ने। अब एक्सेसेस को रेड टीमर्स ऐसे चेन कर देते हैं कि वो लोकल फाइल इंक्लूजन कर दे, एक्सेसेस के थ्रू लोकल फाइल्स को वो लोकल फाइल्स चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे कह सकते हो चेनिंग परफॉर्म करनी पड़ती है तुमको, और लोकल फाइल इंक्लूजन हो गई तो तुम लोकल फाइल, हाँ क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग,
तो यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग से तुम पहले लोकल फाइल इंक्लूजन को बनाओ, फिर लोकल फाइल इंक्लूजन को चेन करो रिमोट कोड एग्जीक्यूशन से, क्योंकि लोकल फाइल इंक्लूजन को रिमोट कोड एग्जीक्यूशन में परफॉर्म कर सकते हैं। तुम लोगों ने कंटेंट देखा होगा तो मैंने वहां पे बताया है लोकल फाइल इंक्लूजन को आरसीई में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। चलो फिर आगे सबके डाउट्स खत्म हो गए हैं एंड अभी हम लोग एंड कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट? कौन कौन है आज का अटेंडेंस ले ले भैया, अटेंडेंस देख लो कौन कौन है। यूर मोस्ट वेलकम संस्कार। भैया अटेंडेंस ले लो। अभी, अग्रे, अर्शन, कदम, सुमन, संस्कार, शिवम, स्मृति, तरुण, ओके इतने लोग आए हैं, अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस मैंने देख लिया एंड स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। जो नहीं आ रहे उनको सर्टिफिकेट लेने में दिक्कत हो जाएगी। यूर मोस्ट वेलकम, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों का नेटवर्किंग के फंडामेंटल जितना था तो भाई important, शाम को रिकॉन का क्लास स्टार्ट नहीं होगा आज? शाम को हाँ क्लास होगा, क्लास होगा। रिकॉन का या नेटवर्किंग का? देखो नेटवर्किंग का तो थोड़ा ही बचा है, तो 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा।